Hello friends, welcome you all. Today we will discuss the next lecture series of economy and the topic is your development banks. तो जब हम डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो डेवलपमेंट बैंक एक प्रकार से डेडिकेटेड बैंक होंगे जो आपका डेवलपमेंटल पर्पस को इंश्योर करने के लिए वर्क करेगा। आपने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर सुना होगा, नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा। अब आप देख लो, नाबार्ड की ही जब हम बात करते हैं तो नाबार्ड में तो आप पैसे डिपॉजिट करने नहीं जाते हो, ना ही विथड्रॉ करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाबार्ड इज ए बैंक बट इट वर्क्स फॉर डेवलपमेंट फॉर पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करता है। हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो बता रहे हैं कि डेवलपमेंटल बैंक्स के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल IFCI, नाबार्ड एंड और भी अदर हैं, सिडबी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, लोकल एरिया बैंक्स है। आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो। नेशनल हाउसिंग बैंक ये स्पेसिफिकली हाउसिंग सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये एक्सक्लूसिवली आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैटर्स को देख रेख करता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो इसके ऑब्जेक्टिव के आधार पर ये बैंक का नाम दिया गया है ना। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये आपका फर्स्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 1948 में सेटअप करी गई थी, सो दैट जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं भारत में उसे फाइनेंस किया जा सके, है ना। टर्म फाइनेंस दिया जा सके टू द लार्ज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, है ना। तो ये जो आपका एस्टेब्लिश किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल SBI एक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिश किया गया, उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका IFC एक्ट 1948 के तहत क्रिएट किया गया था, जो आपका फर्स्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वैसे संस्थान जो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। एंड द सेकेंड वन इज योर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज योर नाबार्ड। आपको याद रखना है, ये नाबार्ड आपका एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत में, और ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। ऑब्जेक्टिव ये क्या पर्पस सर्व करता है, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट हो, इसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ V शिवारमन कमिटी। ये कमिटी के नाम याद रखने हैं, और ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसे अच्छे से याद रखना है। नाबार्ड जो स्टेट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 1982 में, और चूंकि स्टेट्यूटरी बॉडी है तो डेफिनेटली ये पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से पास कराकर बनाया गया था। तो वो पार्लियामेंट एक्ट का नाम भी आपका है नाबार्ड एक्ट 1981, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। और अच्छे से याद रखना है, करंट स्टेटस देखो तो ये नाबार्ड जो है आपका फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट RBI, है ना, नॉट एनी अदर अथॉरिटी। इट इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो ऑथराइज्ड शेयर है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या वैल्यूएशन ऑफ दिस नाबार्ड, वो आपका 30,000 करोड़ रुपये है। और ये जो नाबार्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर विलेजेस और रूरल प्रोजेक्ट्स, है ना। दैट्स व्हाई ये डेवलपमेंटल बैंक कहलाते हैं। और नाबार्ड आपका ऑपरेट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, याद रखना है। और RIDF में पैसे कहाँ से आते हैं, तो जब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल होता है, यानी कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनको इंश्योर करना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40%, आपको भी पता है। लेकिन अगर लेट से ये फुलफिल नहीं कर पाए, है ना, उन्होंने जो 40% लोन देने थे PSL को नहीं दे पाए, तो इनको पेनल्टी लगती है। और इस पेनल्टी का जो पैसा डिपॉजिट होता है आपका नाबार्ड के RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत डिपॉजिट होता है। नाबार्ड को SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। 1992 में ये प्रोग्राम लाई गई थी जो इनकरेज करती है इंडिया के बैंक को टू लैंड टू द SHG, तो याद रखना है ना। तो नाबार्ड ऑल्सो नोन फॉर इट्स SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 विच इनकरेजेज इंडिया बैंक्स कि वो SHG को लैंड करे। SHG हियर इज योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फंक्शन की बात करें तो देख लो, फंक्शन में आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स
ये करता है, जो इनके द्वारा रीफाइनेंस किए जाते हैं। रीफाइनेंस का मतलब ये हुआ जैसे नाबार्ड है, तो ये नाबार्ड जो है रीफाइनेंस का काम करता है। रीफाइनेंस करने का मतलब ये जो है डिफरेंट कोऑपरेटिव बैंक सबको लोन देगा, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक सब होते हैं ये आगे फॉरवर्ड करते हैं टू द कंज्यूमर। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को लोन देने का काम नहीं करते हैं ना, ये रीफाइनेंस करते हैं बेसिकली, है ना। तो याद रखना है आपको कि जो आपका फंक्शन है नाबार्ड का, अंडरटेक द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच इज रिफाइनेंस्ड बाय एंड कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को ये रेगुलेट भी करते हैं। और रिफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस करती हैं रूरल सेक्टर को, वही मैंने आपको बताया है ना। वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये रिफाइनेंस करने का काम यानी क्रेडिट देने का काम करती है, जो इटसेल्फ रूरल सेक्टर को फाइनेंस करती है, यानी कि उन्हें लोन देने का काम करती है। एंड ऑल्सो ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करती है टू द इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट। और देख लो किसे किसे नाबार्ड आपका रिफाइनेंस करता है ना। तो आप देख सकते हो नाबार्ड रिफाइनेंस करता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को, है ना। तो इन्हें नाबार्ड पैसे प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन्हें भी नाबार्ड रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज को भी रिफाइनेंस करता है, कॉमर्शियल बैंक्स को भी रिफाइनेंस करता है, एज वेल एज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, तो इन सबों को ये रिफाइनेंस करते हैं। बात करते हैं सिडबी की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी भी आपका डेवलपमेंटल बैंक का एग्जाम्पल है, और ये आपका स्टेटूटरी बॉडी है जैसे आपका नाबार्ड है, और ये सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दैट इज योर सिडबी एक्ट के माध्यम से पास किया गया था। बेसिकली 1990 में इसको गठन किया गया था, और ये आपका प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्क करता है, यानी कि मुख्य फाइनेंशियल संस्था जो प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इंगेज है सिमिलर एक्टिविटीज में, जो अन्य इंस्टीट्यूशंस जो एमएसएमईज को लोन देने का काम करते हैं, है ना, तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन भी इस्टेब्लिश करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन जिसको आप कहते हो। स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं इनके द्वारा। याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाली जो स्कीम है ये सिडबी चलाती है, एंड क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम ये भी आपका इन्हीं के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आपका होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, और इसे स्टेब्लिश की गई थी 1982 में। एम क्या है, तो ये आपको फाइनेंस करेगा, फैसिलिटेट करेगा, प्रमोट करेगा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। कैसे प्रमोट करेगा, तो बेसिकली जो एक्सपोर्टर है उनको लेट से कि पैसों की जरूरत पड़ती होगी, तो ये जो एग्जिम बैंक है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये आपका इस वे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया फैसिलिटेट करती है। नाउ वी हैव द नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक भी आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये 1988 में क्रिएट किया गया था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, और ये रेगुलेट करती हैं, रिफाइनेंस करती है सोशल हाउसिंग प्रोग्राम्स को, अदर एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब वर्क ये करती है। नाउ लेट्स मूव टू द लोकल एरिया बैंक। व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल एरिया बैंक, तो लोकल एरिया बैंक आपका ये जो कंसेप्ट है ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। लोकल एरिया बैंक का जो कंसेप्ट है ये 1996 में आया था, बेस्ड ऑन द बजट 1996, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था। और अनलाइक आरआरबी ये आपका यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप नहीं किया जाता है, याद रखना आपको। अनलाइक आरआरबी तो आपको ही पता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप कर लिए जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ना ही ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, ना ही आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, ना ही ये पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल एक्ट के माध्यम से, जैसे हमने एनएचबी देखा, नाबार्ड देखा, इस सब कोई माध्यम से सेटअप नहीं किया जाता है।
प्राइवेट एंटिटीज इन्हें सेटअप करती है। और बेसिकली कैसे ये लोकल एरिया बैंक सेटअप होता है, तो सिंपली इनको आरबीआई के पास अप्लाई करने पड़ते हैं और आरबीआई के बाद जब अप्रूवल हो जाती है तो फिर ये लोकल एरिया बैंक सेटअप हो सकते हैं। और आरबीआई अप्रूवल देता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, है ना। और ये याद रखना है, जो भी आपका लोकल एरिया बैंक होगा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, याद रखना है ना। बट दे आर लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये जरूर याद रखना है। इनको लाइसेंस कंपनीज एक्ट 1956 के तहत नहीं बल्कि आरबीआई के तरफ से अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तरफ से मिलती है। बट ये रजिस्टर्ड होती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में, लेकिन लाइसेंस इनको मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और याद रखना है, अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें लोकल एरिया बैंक की, तो अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएबी, दैट इज अ लोकल एरिया बैंक। और ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जी हाँ ये एप्लीकेबल होती है, याद रखना है। बेहद ही ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, बट सीआरआर, एसएलआर क्योंकि ये बैंक है तो भाई साहब होगी ना। Let's move to one of the important concept, that is your lead bank scheme। तो लीड बैंक स्कीम ये कंसेप्ट 1969 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने का था। कैसे? तो सर्विस एरियाज अप्रोच के माध्यम से, है ना। इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल बैंक्स होंगे, और ये इंडिविजुअल बैंक्स आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कोई भी हो सकते हैं। लेट से मैंने एसबीआई ले लिया, लेट से आईसीआईसीआई ले लिया, है ना। इनमें से किसी को लीड रोल दिया जा सकता है उस पार्टिकुलर एरिया में, है ना। और जो पार्टिकुलर एरिया चूज किया जाएगा वो एक बैंक को असाइन किया जाएगा, दूसरे एरिया के लिए दूसरे बैंक को असाइन किया जाएगा, तीसरे एरिया के लिए तीसरे बैंक को असाइन किया जाएगा, और वहां पर ये बैंक लीड बैंक के रूप में काम करेंगे, है ना। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज लीड बैंक स्कीम। और बेसिकली जो बैंक है having the large network of branches in the rural area of a given district, है ना, उनके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड मेन पावर रिसोर्सेस होती है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज है ना, तो उन्हीं को दे दिया जाता है कि ले भाई साहब आप ही जो है यहाँ के लीड बैंक के रूप में वर्क करिए और जो भी यहाँ क्रेडिट सुविधाएं हैं लोगों को दीजिए, है ना, और उस डिस्ट्रिक्ट को लीड कीजिए आप, है ना। And on the recommendation of Gadgil Study Group and Bankers Committee, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा, याद रखना है। और ये जो कमिटी का भी नाम आपको याद रखना है, गडगिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर्स कमिटी। और इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द आरबीआई। और कमर्शियल बैंक्स डिड नॉट हैव एडिक्वेट प्रेजेंस इन रूरल एरिया एंड आल्सो लैक्ड द रिक्वायर्ड रूरल ओरिएंटेशन which was hindering the growth of rural areas, ठीक है ना। तो स्कीम was introduced by the RBI और commercial bank did not have any adequate presence in rural areas and also lacked the required rural orientation which was hindering the growth of rural area। That's why ये lead bank स्कीम का concept लाया गया कि particular district में अगर एक एक बैंक अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, है ना, वो मीट करने लगेंगी और अल्टीमेटली जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का हो या फिर यूँ कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का हो, ये सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। And let's move to the important topic, that is your non-banking financial institution। तो अगर बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तो याद रखना है इट इज ए कंपनी नॉट ए बैंक, दैट्स व्हाई इट इज नॉन बैंकिंग। तो इट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एनबीएफसी ये रेगुलेट की जाती है मल्टीपल रेगुलेटर्स के माध्यम से, याद रखना है ना। बैंक का रेगुलेटर तो मेजरली आपको आरबीआई देखने को मिल जाएगा, लेकिन एनबीएफसी का जो रेगुलेटर है इसमें आपको मल्टीपल रेगुलेटर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी वाली एनबीएफसी है तो उसको रेगुलेट करेगा आईआरडीए, मर्चेंट बैंक्स वाली कंपनी है तो उसको रेगुलेट करेगा सेबी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है तो उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड द नबार्ड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। दैट्स व्हाई एनबीए एंड नबार्ड जो है वो रेगुलेट भी करती है ना।
एंड ये जो आपके एनबीएफसी जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो लोन देने का काम, एडवांसेस देने का काम, ये काम होता है इनका। साथ ही साथ ये जो एनबीएफसी है शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज खरीदने या फिर बेचने का काम करती है और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अर्न करती है। और ये सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कोई कंपनी हो गया, है ना, तो उसका ये आपका परचेज करती है। इट कैन ऑल्सो डील विद इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, ये सब के एनबीएफसी होते हैं। एंड याद रखना है इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी में वो कोई संस्था नहीं आती है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज हो, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सब एक्टिविटीज में अगर कोई इंगेज्ड है तो उसमें ये एनबीएफसी गिना नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अगर वो कोई इंगेज्ड है तो वो आपका एनबीएफसी नहीं होता है ना। तो फीचर्स ऑफ एनबीएफसी की बात करें तो यहाँ देख लो, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये याद रखना है क्योंकि ये नॉन बैंक्स होते हैं, पहले ही बता दे, दैट्स व्हाई ये आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते और ये खुद के चेक भी इश्यू नहीं करते हैं ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ये भी याद रखना है। 2-3 पॉइंट आपको एनबीएफसी के बारे में तो जरूर याद रखनी है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ and deposit insurance facility of DIGCG is not available to the depositors of NBFC। तो ये बात आपको याद रखनी है। norms of public sector lending does not apply to NBFC, ये भी बात याद रखना है ना। तो norms of public sector lending ये NBFC को अप्लाई नहीं होता है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द एनबीएफसी एंड रेगुलेटेड बाय मल्टीपल रेगुलेटर्स। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये चेक इश्यू नहीं करते हैं ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, अलोंग विद व्हाट डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC, ये हमने जो बात किया था बैंकों के लिए अवेलेबल होते हैं, ये एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। नॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडिंग यहाँ पर भी आपका अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये आपके इनका मेन फंक्शन बैंक वाला तो है नहीं। हाँ भले ये दे सकते हैं, लोन देते हैं, एडवांसेस देती है, बट ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते तो यहाँ पर डिफॉल्ट होने वाली अगर बात आ भी जाए तो फिर यहाँ डिपॉजिटर्स जो है वो आपका आम जनता है नहीं, कॉमन मैन है नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको DICGC इंश्योर नहीं करती है ना। और नो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई, CRR भी नहीं लगता है यहाँ पे, तो ये याद रखना है क्यों, बिकॉज बैंक नहीं है। एंड रेगुलेटेड बाय मल्टीपल रेगुलेटर्स ना, जैसा कि हम लोगों ने डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में सुना था, उसी प्रकार से वी हैव द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, है ना, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो इसका एक डेफिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ जो कैपिटल कह सकते हो, एसेट साइज कह सकते हो, इस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एनबीएफसी जिनके एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं तो उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपके सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हो गए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड जो आपका फेमस IL&FS क्राइसिस आपने सुना था, दैट्स व्हाई ये इतने सुर्खियों में रहा, बिकॉज ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर जो एंटायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सिस्टम है वो कोलैप्स होने का डर रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये एनबीएफसी रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, है ना। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लगे रहते हैं, तो अगर ये फेल्यूर हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स का क्राइसिस आ जाएगा। दैट्स व्हाई ये काफी इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, तो एनबीएफसी जाहिर सी बात है ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ जो है वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ, और जो भी एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उनको डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कहते हैं। याद रखना है आपको, यहाँ पर अगर एनबीएफसी डिपॉजिट ले भी रहा है तो वो आपका टाइम डिपॉजिट टेकिंग है,
NBFC, है ना। एंड अनलाइक बैंक्स CRR डज नॉट अप्लाई ऑन एनी NBFC, ये जरूर याद रखना है। और लेकिन अगर जाहिर सी बात है डिपॉजिट टेकिंग NBFC होगा तो उनके ऊपर SLR बट लोअर रेट वाले SLR लगते हैं, वो भी आपके डिपॉजिट टेकिंग NBFC के ऊपर, ठीक है ना। तो लोअर SLR 15% अपना ओनली टू द डिपॉजिट टेकिंग NBFC, बट CRR किसी भी NBFC के ऊपर नहीं लगता है। और NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और चेक भी इश्यू नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट याद रखना आपको। NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और NBFC को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिलते, याद रखना है। NBFC को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत लाइसेंस मिलते हैं और बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस मिलते हैं। और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, जाहिर सी बात है डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी यानी कि DICGC जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ऑन द डिपॉजिट प्रोवाइड करता है कि अगर लेट से कि बैंक खराब हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो फिर उसके पैसे डिपॉजिटर्स के पैसे कौन रिकवर करवाएगा, तो वो आपका DICGC प्रोवाइड करता है, लेकिन अप टू 5 लाख ओनली, पहले ये 1 लाख रुपए थी। नाउ लेट्स मूव टू द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो जब हम बात करते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की, तो ये आपका स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही होते हैं, याद रखना है। जैसा कि मैंने बोला ये भी बैंक तो है नहीं बट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होते हैं। और याद ये रखना है कि जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो RBI के पास रजिस्टर्ड होते हैं और इनका एसेट साइज जो है वो मिनिमम 100 करोड़ का ही होता है, यानी कि 100 करोड़ मिनिमम एसेट साइज चाहिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए। और नाम से पता चलता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वैसे NBFC होंगे जो शेयर एंड सिक्योरिटीज को खरीदते होंगे सर्टेन कंडीशंस के साथ। नाम आप देख लीजिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो वैसी NBFC जो फोकस करती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हुआ कि ये जो है वो शेयर और सिक्योरिटीज किसी कंपनी की खरीदेंगी और फिर उनके ऊपर जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट अर्न करेंगी, है ना। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ द NPA, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट इसमें यूँ कह सकते हैं कि कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, बिकॉज ये आसान कॉन्सेप्ट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एसेट का मतलब क्या हुआ? एसेट का मतलब अगर बैंकों के एसेट की बात करें तो आपको पता होगा लोन, है ना, वो जो लोन देते हैं वो उनका एसेट होता है। लेकिन वही एसेट नॉन परफॉर्मिंग होने लग जाए, यानी कि उन्होंने जो लोन दिया और जिस डेट को लोन चुकाना था, प्रिंसिपल ईयर इंटरेस्ट चुकाना था, वो बोरोवर ने नहीं चुकाया, तो अल्टीमेटली एक सर्टेन पीरियड के बाद वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, क्योंकि उससे कुछ आ नहीं रहा है ना। तो जब कुछ आएगा ही नहीं तो वो एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जैसे होता है ना नॉन परफॉर्मिंग बाइक, आपने सुना होगा नॉन परफॉर्मिंग मशीन, उसका मतलब क्या है कि वो मशीन तो है बट परफॉर्म ही नहीं कर रही है। उसी प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट तो है बट वो परफॉर्म नहीं कर रही है, उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहे हैं, that means non-performing asset, है ना। तो NPA is a loan या advance for which principal और interest payment वो overdue हो जाए for a period of 90 days, यानी कि लेट से कि आज किसी बोरोवर को पे करना था उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट और उसने पे नहीं किया, आज नहीं पे किया, कल नहीं पे किया, 40 दिन बाद नहीं पे किया, 80 दिन बाद नहीं पे किया, 90 दिन बाद नहीं पे किया, तो 90 दिन के बाद ये जो एसेट है वो आपका NPA कहला जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए क्या होता है, यानी कि अगर किसी ने एग्रीकल्चरल लोन लिया है तो वो NPA तब होगा अगर जो लोन इंस्टॉलमेंट है या इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं किए गए हैं। अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन है तो अगर 2 क्रॉप सीजन तक पे नहीं किया गया तो वो NPA कहलाएगा। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन तक पे नहीं किया गया तो वो आपका NPA कहलाएगा। तो आपको प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन अगर दिया गया तो 2 क्रॉप सीजन तक पे नहीं किया गया देन द अमाउंट विल बी डिक्लेयर्ड एज NPA। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए क्या होगा कि अगर 1 क्रॉप सीजन
फ्रॉम द ड्यू डेट पे नहीं किया गया तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज NPA। एंड नाउ वी मेंशन अबाउट स्पेशल मेंशन अकाउंट 2014। तो अगर हम बात करें स्पेशल मेंशन अकाउंट 2014 की, तो जो SMA है यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये वैसे अकाउंट हुए जो सिम्टम शो करते हैं बैड एसेट क्वालिटी की। यानी कि एक प्रकार से होता है ना, जैसे कोई बीमारी आई शरीर में तो शुरुआत में वो सिम्टम शो करना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो बड़े बड़े सिम्टम दिखाएगा। जैसे कोविड वाला की बात कर लो या कोई भी है, उसी प्रकार से बैंकों में भी ऐसा ही चलता है ना। तो ऐसे में यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट का कंसेप्ट वैसे तो 2014 में लाया गया। ये वो अकाउंट होंगे जो सिम्टम शोकेज करने लगते हैं कि भविष्य में भाई साहब अगर इस पर एक्शन ना लिया गया तो भविष्य में ये क्या करेंगे, ये NPA हो जाएंगे, है ना। दैट्स व्हाई ये स्पेशल मेंशन अकाउंट NPA के डिक्लेयर होने से पहले का पीरियड होता है और इसमें जो लोन लिए गए होते हैं ड्यू डेट के बाद सर्टेन डेट तक अगर पे नहीं किया जाएगा तो उसको SMA, NF, SMA 0, SMA 1, SMA 2 अप टू 90 डेज तक ऐसा कैटेगराइजेशन चलता रहेगा, है ना। तो आप देख सकते हो, पहली बात तो स्टैंडर्ड अकाउंट की बात करें तो स्टैंडर्ड अकाउंट यानी कि जहाँ पर व्यक्ति ठीक ठाक से अपना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो भी उन्होंने लोन लिया है उस पर चुका रहा है टाइमली वे में, है ना। SMA NF की बात करें तो SMA NF इज योर नॉन फाइनेंशियल साइन ऑफ स्ट्रेस। और SMA 0 की बात करें तो SMA 0 का मतलब ये हुआ कि लोन प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वो अनपेड है फॉर 1 से 30 डेज फ्रॉम इट ड्यू डेट। समझ रहे हो ना कि अगर ड्यू डेट आज है तो आज से 30 डेज तक उसने अगर पे नहीं किया, बैंकों ने खूब मैसेज और फोन किए होंगे फिर भी उसने पे नहीं किया, तो उस अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी 0 में रख दिया जाएगा, है ना, और ऑब्जर्व किया जाएगा। और उसके बाद उनको फोन कर कर, टेलीफोन कर कर, मैनेजर से बात करवा कर, ये सब कर कर बोला जाएगा कि भाई साहब पीरियड ओवर हो गया है, आप पे करो अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। जो दूसरा है आपका है SMA 1। तो SMA 1 में क्या होगा कि लोन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो अनपेड होते हैं फॉर 31 से 90 डेज, है ना। 31 से 90 डेज नहीं, ये गलत दिया है, 31 से 90 डेज नहीं होगा, 31 से 60 डेज होगा, है ना। SMA 1 में क्या होगा, लोन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन अनपेड फॉर 31 से 60 डेज, तो आपका SMA 1 हो गया। और SMA 2 में क्या होगा आपका कि अगर लोन प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अनपेड रहा फॉर 61 से 90 डेज तो SMA 2 की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आप बताओ क्या होगा, उसके बाद, जी हाँ आपने सही सोचा, उसके बाद आपका NPA होगा, है ना। यानी कि लोन है या प्रिंसिपल अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज, तो ये आपका ये कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अदर क्लासिफिकेशन ऑफ लोन अकाउंट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहेंगे, तो कोई भी अकाउंट जो पहले NPA था और वो 12 महीने लगातार NPA मेंटेन करके रख रहा है, या फिर 12 महीने से बेसी भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा भी कह सकते हो, तो भी आपका वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाएगा। याद रखना है, सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करें तो अकाउंट्स दैट रिमेन्स एज NPA फॉर 12 और मोर मंथ, ये याद रखना है। जो दूसरा है आपका डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में क्या होगा, अकाउंट जो सब स्टैंडर्ड एसेट के रूप में रह जाते हैं फॉर 12 मंथ या फिर मोर, तो वो डाउटफुल एसेट होगा। यानी कि समझ रहे हो, पहले NPA और NPA लगातार 12 मंथ तक मेंटेन रही तो सब स्टैंडर्ड एसेट, और सब स्टैंडर्ड एसेट लगातार 12 मंथ तक मेंटेन रही तो वो आपका डाउटफुल एसेट। और लॉस एसेट का क्या मतलब हुआ, लॉस एसेट का मतलब हुआ जब डाउटफुल एसेट जो है आपका वो कलेक्ट हो पाना, रिकवर हो पाना असंभव लगने लगे, है ना, जिसमें पैसे आने के उम्मीद बिल्कुल 9 के बराबर हो जाए, तो कह सकते हो कि लॉस एसेट हो गया कि भाई साहब आप बहुत पैर घिसा लिए, चप्पल घिसा लिए हमारे ऑफिशियल्स ने, अब ये रिकवर होने वाला नहीं है, लाओ इसको लॉस एसेट के रूप में
रख देते हैं। लोन रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होगा? तो लोन रिटर्न ऑफ बेसिकली जब बैंक को ये पता चल जाता है कि भाई साहब ये पैसे आने वाले तो है नहीं, तो वो अपने बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो एनपीए है उसको हटा देते हैं, है ना, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। यानी कि जो इसने लोन दिया था जो वापस नहीं लौट के आया वो रिटर्न ऑफ इन्होंने कर दिया, हटा दिया, सो दैट बैलेंस शीट इनका अच्छा दिखे, है। और बैलेंस शीट जब तक अच्छा दिखेगा नहीं तो मान के चले इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं, दैट्स व्हाई बैंकों को ये सब काम करने पड़ते हैं, है ना। तो लोन रिटर्न ऑफ इज नथिंग बट लोन इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसेट साइड ऑफ बैंक शीट, जस्ट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। ये बैंकों के अधिकार को नहीं छीनता है कि ये वापस बाद में एनपीए या फिर जो लोन है जो एनपीए हो गया उसको रिकवर नहीं करवा सकते, वो अधिकार तब भी बैंक के पास रहती है ना। अब बात करते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन की। व्हेन वी टॉक अबाउट रीस्ट्रक्चर्ड लोन तो इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या टेन्यूर टर्म्स है वो मॉडिफाई किए जाते हैं टू एनेबल बोरोवर टू पे द लोन, याद रखना है ना। तो रीस्ट्रक्चर्ड लोन में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है द लोन इज रीस्ट्रक्चर। क्यों रीस्ट्रक्चर किए जाएंगे? सो दैट जो भी बचा कुचा है जो दे सकते हो तो दे दो भाई, लेट से कि आप इंटरेस्ट में कम कर देता हूँ चुका दो, अब से हम कुछ तो आएंगे, प्रिंसिपल ही कम कर देते हैं, डेट ही बढ़ा देते हैं, कुछ तो करके आप वापस लौटाओ। तो ऐसे टेक्निक जो बैंक अपनाते हैं लोन के ऊपर तो उसको रीस्ट्रक्चर्ड लोन कहते हैं ना। तो व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और टेन्यूर टर्म आर मॉडिफाइड टू इनेबल बोरोवर कि भाई साहब पे कर दो, बहुत थका दिया आपने। स्ट्रेस्ड एसेट की बात करें तो स्ट्रेस्ड एसेट याद रखना है आपको, स्ट्रेस्ड एसेट इज इक्वल टू एनपीए प्लस लोन रिटर्न ऑफ प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन, ये जरूर याद रखना है। स्ट्रेस्ड एसेट इज योर एनपीए प्लस लोन रिटर्न ऑफ प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन इज इक्वल टू योर स्ट्रेस्ड एसेट। एंड मेजर्स फॉर एनपीए रिजोल्यूशन, ये देख लो कौन कौन से तरीके अभी फिलहाल मौजूद हैं एनपीए की समस्या को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो एक तो 3R फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, 3R फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग द स्ट्रेस्ड एसेट। और 3R फ्रेमवर्क में क्या होगा, एक तो रेक्टिफिकेशन होगा, दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग होगा, तीसरा रिकवरी होगा। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपका एसेट क्वालिटी रिव्यू देखा जाएगा, यानी कि जो भी बोरोवर है ना, उन्होंने जो लोन लिया है ना तो उनके एसेट क्वालिटी रिव्यू किए जाएंगे कि लेट से कि उसका एसेट कितने वैल्यूएशन का है, क्या उससे कुछ रिकवरी हो सकती है नहीं हो सकती है ना, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा कि लोन जो है मैं नहीं चुका सकता जबकि इनकी कमाई अच्छी हो रही है। तो ये होता है एसेट क्वालिटी रिव्यू, ये सब किए जाएंगे आपका रेक्टिफिकेशन में। दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग में, रीस्ट्रक्चरिंग में स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट हो सकता है, जॉइंट लेंडर्स फोरम हो सकता है। ये सब वही है, लोन के प्रिंसिपल इंटरेस्ट सबको ये कम बेसी टर्म्स ओवर माइनस करते हैं सो दैट ये बोरोवर राजी हो जाए टू गिव द पेंडिंग लोन, है ना। और तीसरा जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो बैंकों को ये पूर्ण अधिकार सरफासी एक्ट के तहत मिल जाता है, एज वेल एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ही है जो बैंकों को मदद करता है टू हैव द क्लियरेंस ऑफ द पेंडिंग लोन जो लोगों ने लिए थे बट वो चुका नहीं रहे हैं फ्रॉम द ड्यू डेट इटसेल्फ, है ना। सरफासी एक्ट के तहत बैंकों को डायरेक्ट पावर मिल जाता है कि वो जब्त कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को और उससे अपनी एसेट को वो रिकवर कर सकते हैं, है ना। तो ये बातें होती है आपका सरफासी एक्ट में, है ना। जबकि आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नया कंसेप्ट है, इसमें देयर इज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो प्लान उलान रिजोल्यूशन प्लान डिसाइड करती है और अल्टीमेटली बताती है कि लेट्स से इस बोरोवर के लिए ये फिट है ना, ये फिट है वो फिट है, ये सब बोला जाएगा आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। उसके बाद देखा जाएगा और अल्टीमेटली लिक्विडेशन तो होना ही है ना। तो नोट की बात करें तो याद रखना आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एक कमिटी जो केवी कामनाथ के द्वारा हेड करी जा रही है ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स जो इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के। अब भाई साहब कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी तो ध्वस्त हो गई, अब इकोनॉमी ध्वस्त हो गई तो जिन्होंने लोन लेके रखा था वो चुकाएं कैसे, क्योंकि मार्केट तो है नहीं तो बिक्री बट्टे तो हो नहीं रहे, तो अल्टीमेटली उन्होंने जो लोन लिया था तो अल्टीमेटली उसको चुकाने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में तो वो एसेट जो होगा वो तो
एक प्रकार से धीरे धीरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, है ना, स्ट्रेस्ड एसेट हो जाएगा। तब उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि पैसे तो तभी चुकाए जाएंगे जब पैसे आएंगे। दैट्स व्हाई आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप किया था, केवी कामनाथ कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, यानी कि वैसे लोन जो कोविड-19 के पीरियड में लिए गए, है ना, या इस पीरियड में जो लिए गए और रिकवर नहीं किए जा रहे हैं, तो उनके लिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। तो ये है आपका 3R फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग द स्ट्रेस्ड एसेट। ये आपका 3R में रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी आ रहा है। नाउ वी हैव द S4A स्कीम, यानी कि सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो बेसिकली अगर हम बात करें S4A की, तो ये आपका ऑप्शनल फ्रेमवर्क है जो रेजोल्यूशन करवाएगा लार्जली स्ट्रेस्ड अकाउंट का, एंड इट इज ए टूल फॉर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एज वेल। ठीक है, तो याद रखना है आपको। एंड क्या प्रोसेस S4A में अपनाई जाती है, तो बेसिकली बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कर लेगा, और ये जो आपका इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो क्या करेगा, वो इवेलुएट करेगा कि भाई साहब कितना स्ट्रेस्ड एसेट का शेयर उसको रिकवर किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा, है ना, और उस हिसाब से ये क्या करेंगे, जो अनसस्टेनेबल डेप्ट है उसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, जो अनसस्टेनेबल एसेट है वो उसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। और बेसिकली to change of ownership of the company and like in trusted debt structuring helps in financial restructuring। तो आप समझ सकते हो जो भी इनके स्ट्रेस्ड एसेट है ना, जो अनसस्टेनेबल है उसने, जो सस्टेनेबल है तो उसका तो वो डायरेक्टली कलेक्ट कर लेगा, लेकिन जो अनसस्टेनेबल है उसके नाम पर इन्होंने शेयर इश्यू कर दिया, और जब शेयर बेचा तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्या हुआ, आप ही बताओ क्या हुआ। तो बेसिकली शेयर इश्यू कर देने के कारण बैंकों के पास पैसे आ जाएंगे, है ना, ये बातें हो जाती है। एंड आपका ऑनरशिप ऑफ कंपनी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर इश्यू किए गए हैं, है ना, और इस शेयर को मार्केट में बेचने के बाद डेफिनेटली बैंकों को पैसे मिल जाएंगे। तो ये है आपका सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। नाउ वी हैव द बैड बैंक। बैड बैंक का नाम आपने सुना होगा, है ना, ये बैड बैंक बेसिकली नाम का बैड बैंक है, काम ये गुड बैंक वाला ही करता है। क्या करता है ये, तो जो भी बैड लोन्स बैंकों के हैं या फिर इलिक्विड होल्डिंग्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं, तो ये बैड बैंक क्या करेगा, वो बैड लोन्स को खरीद लेगा, है ना, बैड लोन्स को सस्ते दाम में खरीद लेगा, और इससे बेनिफिट क्या होगा, तो बैंकों को बेसिकली जो पैसे रिकवर नहीं हो रहे थे बैड लोन ने उन्हें पैसे एलोकेट किया, काम नहीं किया लेकिन किया, कुछ तो प्रॉफिट हुआ, और अल्टीमेटली बैड बैंक क्या करेगा, वो इन स्ट्रेस्ड एसेट को या बैड लोन को रिकवर करवाने का प्रयास करेगा। अब इसी रिकवरी में लेट्स से कि अगर रिकवर हो जाता है तो फिर इस बैड बैंक की भी काम चल पड़ती है, क्योंकि उसने बैंकों को सस्ते में अल्टीमेटली उनसे बैड लोन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो खरीद लिया सस्ते में, और अल्टीमेटली जब इन्होंने रिकवर किया तो महंगे में रिकवर हुआ का, और इसके कारण क्या हुआ, बहुत पैसे की बचत हो गई। तो ये आपका बैड बैंक है ना। तो बैड बैंक इज सेटअप टू बाय बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड ये रीस्ट्रक्चरिंग का काम करता है, क्योंकि इट इज अ वे ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग है, लॉसेस भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो लॉसेस ऑब्जर्व किसके, बैंकों के। तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 है, उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि जो पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी है, ये भी बैड बैंक की तरह है, पारा जिसको कहते हैं ना, तो पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, ये दोनों प्रॉब्लम्स
जो एक तो आपका बैलेंस शीट सिंड्रोम है बैंकों का एज वेल एज बैलेंस शीट सिंड्रोम ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर का, है ना, उन दोनों को रिजर्व करेगा। दैट्स वाई ये आपका पहला बैंक था, इट इज योर पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन। और ये पारा जो है वो अभी प्रपोज्ड बैंक है और प्रपोज्ड बैड बैंक है बेसिकली। एंड ये बैड लोन जो भी है बैंकों के या कंपनीज के, तो अल्टीमेटली ये उसे खरीदेंगे फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक और बदले में उससे रिकवर करवाएंगे और पैसे अर्न करवाएंगे जब प्रॉफिट। Now let's move to the next one, prompt corrective action। prompt corrective action RBI का इनिशिएटिव होता है और prompt corrective action RBI के द्वारा लिया जाता है when the banks are considered risky if they fall below certain norms on 3 पैरामीटर। याद रखना है 3 पैरामीटर्स और इस 3 पैरामीटर्स का एक लिमिट होता है जिसके ऊपर अगर रहा तो जो बैंक होंगे वो हेल्दी कहलाएंगे और इसके नीचे आता है तो फिर बैंक जो है वो कंसिडर्ड टू बी अनहेल्दी एंड रिस्की, तो अल्टीमेटली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाएंगे और कुछ रेस्ट्रिक्शंस चालू हो जाएंगे जो बैंक को पालन करने पड़ेंगे। वो बैंक जो पीसीए लिस्ट में आ जाएंगे तो वो 3 पैरामीटर कैपिटल रेशियो के आधार पर, एसेट क्वालिटी के आधार पर और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर। एंड आपने एसेट क्वालिटी रिव्यू के बारे में भी सुना होगा, है ना। तो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जैसे ब्रांच एक्सपेंशन पर रोक लगा दी जाती है, स्टॉपिंग द डिविडेंड पेमेंट इस पर रोक लगा दी जाती है, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनके डिविडेंड जो निकल कर आएंगे उस पर रोक लगा दी जाएगी। ब्रांच एक्सपेंशन पर तो रेस्ट्रिक्शंस है ही है, हायर प्रोविजंस किए जाएंगे ये सब, सो दैट ये बैंक जो है रिकवर हो जाए। नाउ वी हैव द ARC, दैट इज योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो नरसिम्हम कमेटी 1998 ने रिकमेंड किया था कि भाई साहब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप किया जाए। ये भी एक डेडिकेटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा जो क्या करेगा, NPA या जो बैड एसेट है वो बैंकों से खरीदेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीदेगा और बदले में जाहिर सी बात है खरीदेगा तो पैसे इन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगा, है ना। और इससे बेनिफिट क्या होगा, तो बैलेंस शीट बैंकों के साफ सुथरा दिखने लग जाएंगे, है ना। Now we have the SARFAESI Act, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो बेसिकली ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है, कानूनी रूप से वैधता प्रदान करता है कि ARC यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप किए जाए भारत में टू टैकल द विलफुल डिफॉल्टर्स। अब डिफॉल्टर तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जानबूझकर बोल रहा है कि भाई साहब मैं डिफॉल्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे माफ़ कर दो, लोन के पेमेंट मत मांगो, है ना। दूसरा है जो सचमुच में ये डिफॉल्ट हो गए, इनके पास सच में पैसे की किल्लत हो गई, बिजनेस नुकसान हो गया, तो ये हो गया आपके रियल डिफॉल्ट है ना। तो SARFAESI के तहत क्या होगा कि जो लेंडर है फॉर एग्जांपल बैंक, वो जो बोरोवर है उसके प्रॉपर्टी के पोसेशन अधिकार को छीन सकता है ना, नीलामी कर सकता है उनके एसेट को बाय गिविंग द बोरोवर 60 डेज नोटिस। एंड याद रखना है अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर ये लागू नहीं होते एंड नॉट एप्लीकेबल ऑन फार्म लोन्स। ये भी याद रखना है ना कि अगर फार्मर ने फार्मिंग के लिए लोन लिए और अल्टीमेटली वो नहीं चुका पा रहा है तो वहाँ पर SARFAESI एक्ट बैंक चिपका देगा, ऐसा नहीं है, ये बात जरूर याद रखनी है। एंड वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो लेंडर्स है वो अपनी रिकवरी लोन की करवा सकता है बाय अप्रोचिंग द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल वही बात है, एक आपका जुडिशरी सेक्शन हो गया जो ये लोन रिकवरी के लिए वर्क करेगा, है ना, डेब्ट रिकवरी के लिए वर्क करेगा, दैट योर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, है ना। तो लेंडर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज बाय अप्रोचिंग ए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड गेट ए रिकवरी सर्टिफिकेट, है ना। तो बदले में उनको रिकवरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इससे होगा क्या बेनिफिट, जो लेंडर है वो प्रॉपर्टी जो बोरोवर्स के हैं उसका अधिकार ये ग्रहण कर सकते हैं
द प्रॉपर्टी लोकेटेड एनीवेयर इन द कंट्री, और अल्टीमेटली उसको बेच भी ये दिया जा सकता है टू रिकवर द ड्यूज। एंड अपील्स की बात करें, अगर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का फैसला आया, अल्टीमेटली उस पर संतुष्टि नहीं आई, तो अपील जो है किया जा सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कहाँ पर? तो डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ पर, डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ पर। एंड इट कैन गो बियॉन्ड सिविल प्रोसीजर कोड, ये तो बात है, ये हमने सुना भी था। नाउ वी हैव द ई बेकरी पोर्टल। तो बेसिकली ई बेकरी पोर्टल जो है वो डेडिकेटेड पोर्टल है जिसके तहत जो भी एसेट बैंकों के द्वारा अटैच किए गए हैं बिकॉज ऑफ द नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, है ना, उनका ऑनलाइन ऑक्शन किया जाएगा, है ना, सो दैट एक तो काफ़ी उचित दाम उनको मिल सके, क्योंकि कस्टमर्स की भरमार हो जाएगी अगर ऑनलाइन किया जाएगा नीलामी, तो है ना। तो इससे बेनिफिट वही होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगा, साथ ही साथ क्लियर रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू देखने को मिलेगा, और ई बेकरी यही है, इसलिए लॉन्च करी गई थी। और इसमें आपका प्रॉपर्टी सर्च फीचर्स जैसे कंसेप्ट दिए गए हैं, कंटेन द नेविगेशनल लिंक्स टू ऑल PSBs ई ऑक्शन साइट, एंड ई बकरी ऑल्सो कंटेन्स फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज ऑफ द प्रॉपर्टी जो अपलोड किए गए इस साइट के ऊपर। एंड ये बातें हो गई आपकी, सो दैट जो भी इसे खरीदना चाहे वो एक बार इंश्योर हो जाए कि हाँ चलो खरीद सकते हो, तो कोई दो राय है नहीं, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट इट इज कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, है ना। यानी कि बैंक है, बैंक का अपना कोई कैपिटल होगा, तो बैंक का कैपिटल हमने ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय जो आपके रिस्क वेटेड एसेट है, यानी कि वैसे एसेट जो रिस्क ओज करते हैं। तो इन दोनों का रेशियो जो है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहलाता है। याद रखना है आपको, CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा बेटर कैपिटलाइजेशन है बैंक का, इसका मतलब, ठीक है, याद रखना है। हायर द CRAR मीन्स द बैंक आर इन बेटर पोजिशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये याद रखना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। सबसे पहली बात तो हम याद रखेंगे कि ये ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स क्या है, और ये ईज बैंकिंग रिफॉर्म नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडेक्स बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब के सब पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके परफॉर्मेंसेस को मेजर किया जाएगा 120 प्लस इंडिकेटर्स के सहारे, याद रखना है ना। तो 125 प्लस इंडिकेटर के सहारे पब्लिक सेक्टर बैंक के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, और ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग मेथडोलॉजी होगा जिसके तहत बैंकों को इनेबल किया जाएगा कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भाई साहब इस इंडेक्स में दिया गया है, आप आइडेंटिफाई कर लो और अल्टीमेटली सुधार भी करो। तो जो गोल है बेसिकली, द गोल इज टू कंटिन्यू ड्राइविंग द चेंज बाय इंकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन अमंग द PSB। तो किसी को पता चलेगा कि भाई साहब मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये खूबियां हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करे जाएंगे, है ना। तो ये बात याद रखना है, द गोल इज टू कंटिन्यू ड्राइविंग चेंज बाय इंकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन अमंग द PSB। एंड वी हैव द ईज वन, दैट इज योर ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स, जो भी है वन रिपोर्ट। इसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन PSB परफॉर्मेंस देखने को मिला था इन द रिजोल्यूशन ऑफ NPA इन द ट्रांसपेरेंट वे। ईज 2.0 की बात करें तो ये जो ईज 2.0 है वो ईज 1.0 के फाउंडेशन पर बना है, और इसमें नए रिफॉर्म एक्शन पॉइंट अक्रॉस द 6th थीम ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, सो दैट जो रिफॉर्म जर्नी है वो इरिवर्सिबल बनाया जाए, as well as strengthen the process and system and drive outcomes as well। और जो 6th थीम है ईज 2.0 के, वो याद रखना है, 6th थीम जो ईज 2.0 के हैं वो है आपके रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग, यानी कि बैंक रेस्पॉन्सिबल है या नहीं ये देखा जाएगा, कस्टमर के साथ कितना रेस्पॉन्सिव है ये बैंक उसको देखा जाता है, क्रेडिट ऑफ टेक को देखा जाएगा, PSB एज ए उद्यमी मित्र ये भी देखा जाता है, CDB पोर्टल फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट ऑफ MSME ये उद्यम मित्र आपने सुना होगा,
फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के पैरामीटर को देखा जाता है ना, एंड गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता है। ईज 3.0 की बात करें तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है फॉर स्मार्ट टेक इनेबल्ड बैंकिंग, और इससे अडॉप्ट करी गई थी फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21, अंडर विच जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने ई शिशु मुद्रा, यानी कि ये ई शिशु मुद्रा ऐप है, इसके तहत क्या होगा, इसी ऐप के माध्यम से आपको लैंडिंग मिल जाएगी, लोन मिल जाएगा, इंस्टेंट सैंक्शन या अप्रूवल हो जाएगा, है ना, ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 50,000 फॉर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ लोन टू द माइक्रो एंटरप्राइजेज, ये याद रखना है ना। तो बेसिकली ईज 3.0 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा फॉर स्मार्ट टेक इनेबल्ड बैंकिंग, और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अडॉप्ट करी गई थी, एंड अंडर विच जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने इस शिशु मुद्रा का कंसेप्ट लाया था, जिसके तहत इंस्टेंट सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 50,000 टू द MSME माइक्रो एंटरप्राइजेज, है ना, ये प्रोसेस कर दी जाती है इंस्टेंटली। नाउ वी हैव द प्रोविजन की रेशियो कवरेज, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है ये एसेट क्वालिटी किसी बैंक का एनालाइज करता है ना, तो प्रोविजन कवरेज रेशियो एनालाइजेज द एसेट क्वालिटी ऑफ ए बैंक, और ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली बिटवीन द टोटल प्रोविजन बैलेंसेस जो बैंक पे हैं एज ऑन ए पार्टिकुलर डेट टू द ग्रॉस एनपीए, याद रखना है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो इज नथिंग बट टोटल provision balance of the bank on a particular date to the gross NPA up to that date, और ये मेजर है जो इंडिकेट करता है the extent to which बैंक ने प्रोवाइड किया वीकर पार्ट ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो। कहीं ना कहीं ये प्रोविजन कवरेज रेशियो बताता है कि इन्होंने लोन पोर्टफोलियो में जो वीकर लोन्स दिए, वीकर लोन्स यानी कि जो रिकवर होने में मुश्किल होंगे, वो कितना दिए हैं एक प्रकार से। एंड अगर रेशियो हाई है तो ये सजेस्ट करता है कि बैंकों के द्वारा प्रोविजंस किए जाने होंगे आने वाले समय में रिलेटिवली लो रहेगा, बिकॉज यहाँ प्रोविजन कवरेज हाई है। और अगर ग्रोस परफॉर्मिंग एसेट डू नॉट राइज एट ए फास्टर रेट, तो बेसिकली जो आपके ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट फास्टर रेट पर अगर राइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो हाई रेशियो है आपका, यानी कि जो आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर हाई आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक के द्वारा आने वाले समय में प्रोविजन किए जाएंगे वो रिलेटिवली लो होंगे, है ना। एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज नथिंग बट ग्रोस एनपीए माइनस प्रोविजन। नाउ वी मूव टू द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का कंसेप्ट आपका बासेल 3 नॉर्म से आता है, याद रखना है, बासेल 3 नॉर्म से आता है। ये बासेल 1 नॉर्म, बासेल 2 नॉर्म, ये सब बेसिकली कहाँ से बनकर आते हैं, बासेल में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इनके तरफ से ये नॉर्म्स आते रहते हैं, है ना। और ये जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है ये आपका प्रूडेंशियल रेगुलेशन करने का प्रयास करता है बैंकिंग सेक्टर को। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में ये देखा जाता है कि बैंकों को कितनी एसेट इन द लिक्विड फॉर्म रखनी है ना, सो दैट अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंसेस आ गया जिसके कारण उनके पास डिपॉजिट आने बंद हो गए, प्रॉफिट आने बंद हो गए, तो वो सरवाइव कर सके, है ना। तो ये जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है, ये इसमें मिनिमम कितना लिक्विडिटी रखा जाए बैंक खुद अपने पास फॉर देयर नीड्स ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज, सो दैट ये सरवाइव कर सके अगर कोई एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेस आती है तो। एंड उस फाइनेंशियल सिचुएशन में होगा क्या, क्योंकि बाहर से तो कोई उनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाई ये आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करवाई जाती है, सो दैट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को डील करवाया जा सके बैंकों के लिए। एंड ये बातें हो गई। करेंसी डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो बेसिकली करेंसी डिपॉजिट रेशियो नाम से पता चल रहा है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट मनी हेल्ड इन द बैंक डिपॉजिट, याद रखना है ना। तो करेंसी डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट हेल्ड इन द बैंक
डिपॉजिट, और अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा रहा तो इसका मतलब जो कॉमनर्स है, सिटीजन्स है, वो करेंसी को आउटसाइड देयर बैंक रिफर या प्रेफर करने का मन करते हैं, है ना। बिकॉज अगर हाई करेंसी डिपॉजिट रेशियो आएगा तो उसका मतलब करेंसी के रूप में पब्लिक ज़्यादा पैसे रख रही है एज कम्पेयर टू द बैंक डिपॉजिट, है ना। एंड इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, इट इज़ एन एग्रीमेंट जो प्रपोज किए गए थे अंडर द प्रोजेक्ट सशक्त, है ना। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का कंसेप्ट आपको प्रोजेक्ट सशक्त से आता है। सशक्त प्लान बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए अप्रूव करी गई थी सो दैट जो बेड लोन्स की समस्याएं बढ़ती जा रही है उसको एड्रेस किया जा सके। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है इसकी मदद से स्ट्रेस्ड एसेट का फास्टर रिजोल्यूशन हो सकेगा, है ना। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का मतलब ये होगा कि जैसे कोई एक बोरोवर है, उसको बहुत सारे बैंक ने लेट से कि लोन दे दिया था। अब सारे बैंकों ने लोन तो दे दिया लेकिन ये बोरोवर डिफॉल्ट हो गया, है ना, एनपीए हो गया। तो अल्टीमेटली ये सारे बैंक जो है वो जो क्रेडिट प्रोवाइड किए थे ये एक साथ आएंगे और एक एग्रीमेंट करेंगे जिस एग्रीमेंट का नाम होगा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, और उस हिसाब से जो आपका स्ट्रेस्ड एसेट होगा उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा और जितना भी पैसे रिजर्व होकर आएगा उसको बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट प्रोविजन ये सब बांटेंगे, है ना। तो ये होता है आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। और aimed at the resolution of loan account having the size of 50 crore या above that are under the control of group of lender। control under group of lender का मतलब more than one bank is involved here, that's why। Let's move to the important topic that is your Basel norms। अभी बासेल नॉर्म्स में हम लोगों ने एक कंसेप्ट को पढ़ा था जिसमें लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ा था जो बासेल नॉर्म से ही निकल कर आया था। तो बेसिकली ये जो बासेल नॉर्म्स है ये बासेल 1 नॉर्म, बासेल 2 नॉर्म, बासेल 3 नॉर्म, ये बेसिकली कहाँ से आता है? ये सेटअप किया जाता है बासेल कमिटी के द्वारा, दैट इज योर बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये बासेल में, और बासेल कहाँ है आप हमें बताओ। तो बेसिकली ये जो बासेल अकॉर्ड है ये सेट ऑफ 3 सीरीज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन दैट इज योर बासेल 1, बासेल 2, बासेल 3 सेट अप बाय द बासेल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन। और प्रेजेंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम बासेल 2 नॉर्म फॉलो करता है। बासेल 3 नॉर्म एक डेडिकेटेड डेडलाइन के बाद इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी और बासेल 3 नॉर्म्स जो आगे चलकर इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे इसमें होता क्या है कि जो बैंक के टियर 1 एंड टियर 2 एसेट होंगे वो मिनिमम आपका 10.5% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट होनी चाहिए। कोई बैंक है उसका कैपिटल होता है और उसका रिस्क वेटेड एसेट होता है ना। तो बेसिकली आपका बासेल 3 नॉर्म्स में ये रिक्वायर करा गया है कि जो बैंक के टियर 1 एंड टियर 2 एसेट होंगे वो एटलीस्ट 10.5% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट होने चाहिए। ये याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। व्हेन वी से टियर 1 एसेट या टियर 1 कैपिटल भी कह लो, ये प्राइमरी फंडिंग सोर्स होता है बैंक का। और टियर 1 कैपिटल में शेयर होल्डर यानी कि बैंक होते हैं, बैंकों के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, जिन्होंने इक्विटी होल्ड करके रखा हुआ होता है वो आ जाते हैं ना। तो टियर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, जो अर्निंग्स होती हैं वो भी। टियर 2 कैपिटल की बात करें तो टियर 2 कैपिटल में रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड टर्म डेब्ट, जनरल लोन लॉस रिजर्व एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व ये समझ आते हैं। और टियर 2 कैपिटल को लेस रिलायबल कंसिडर किया जाता है दैन टियर 1 कैपिटल क्योंकि इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड मोर डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। ये बस आपको याद रखने हैं। बासेल 3 नॉर्म्स के जो आपके कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशियो जो बोला गया है बासेल 3 नॉर्म्स में वो है आपका 10.5% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट, ये जरूर याद रखना है ना। और टियर 1 कैपिटल के बारे में बेसिक बातें आपको याद रखनी है। प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक एंड इट कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। बाकी जो आ जाए आप मान के चलो टियर 2 भी आ जाएगा, है।
नाउ वी मूव टू द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज योर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। इसके बेसिक प्रीलिम्स पर्पस के लिए याद रखना है आपको कि ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है ये 2015 में इश्यू करी गई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। और बेसिकली ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो भारत की या भारत के जो पॉपुलेशन है उनकी जो ओवर डिपेंडेंसी है गोल्ड के ऊपर, जिसके कारण भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था और इससे आपका काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व का नुकसान हो जाता था, क्योंकि इंपोर्ट करने के बाद फॉरेक्स रिजर्व का नुकसान ही हो जाता है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू आती है। दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आपका सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का कंसेप्ट लाया गया है ना। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है टू हेल्प रिड्यूस इंडिया ओवर डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। और ये चूंकि बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं तो डेफिनेटली ये सोल्ड किए जाएंगे रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज को, इंडिविजुअल्स को, एंड एसयूएफ को, ट्रस्ट हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सब हो गए। और इस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को डीमैट फॉर्म में भी रखा जाता है। और जाहिर सी बात है चूंकि बॉन्ड है तो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन ये अच्छे से याद रखना है इस बॉन्ड पर अगर इंटरेस्ट मिलते हैं यानी कि एक प्रकार से प्रॉफिट है ना, तो वो टैक्सेसेबल है ना। तो जो इंटरेस्ट से बेनिफिट हो रहा है उस पर टैक्स लगेंगे। कैपिटल गेन्स जब रिजम्पशन किया जाएगा, जब इस गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है कैपिटल गेन होगा। तो जब कैपिटल गेन हुआ तो ये याद रखना है ये एग्जेम्प्ट होंगे फ्रॉम द टैक्स। तो क्या टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स ये टैक्सेसेबल हैं, जबकि कैपिटल गेन्स जो होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ये आपके टैक्सेसेबल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है ये बॉन्ड है तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी 8 इयर्स का टेन्यूर है और अर्ली रिजम्पशन अलाउड है आफ्टर द 5th ईयर फ्रॉम इश्यूएंस। इसके बेनिफिट वही है कि आपका जो गोल्ड के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो कम हो सकेंगी, है ना। लोग सोना खरीदे इससे बढ़िया वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद ले। और बेसिकली जो इनको लाभ होगा वो बेसिकली इसको लिंक किया जाता है विद द वैल्यू ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड, है ना। तो ये याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट बात। टेन्यूर याद रखना है 8 इयर्स, अर्ली रिजम्पशन अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड ये टैक्सेसेबल है, और कैपिटल गेन्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द टैक्स, ये याद रखनी है। नाउ वी मूव टू द अदर रिलेटेड टर्म जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है। वन वी हैव द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसी को कहते हैं लेटर ऑफ कंफर्ट। तो ये एक प्रकार से, और ये आपका जब पंजाब नेशनल बैंक में ये जो क्राइसिस आई थी, जो आपके कौन है नीरव मोदी वाला आपने सुना होगा, उन्होंने क्या किया था कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू करवा दिया था, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोन विदेशी ब्रांच से उन्होंने निकलवाए थे और अल्टीमेटली उसको रिपे नहीं किया, उसके बाद उसने डिफॉल्ट कर लिया। तो ये तभी संभव हो सका जब बार बार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू किए गए थे, लेटर ऑफ कंफर्ट इश्यू किए गए थे। तो एक प्रकार से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ कंफर्ट ये बैंक की तरफ से गारंटी होती है, जिसके तहत जो बैंक के कस्टमर है ना वो मनी रेज कर सकते हैं फ्रॉम अनदर इंडियन बैंक्स फॉरेन ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नीरव मोदी ने यही किया था ना, उनका खाता यहाँ पर था इंडिया में, और अल्टीमेटली इंडिया के जो ब्रांच मैनेजर थे, है ना, जो भी थे, उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू करवाया नीरव मोदी के लिए टू द फॉरेन ब्रांच, और अल्टीमेटली नीरव मोदी को लोन पे लोन मिलती चली गई, और अल्टीमेटली क्या हुआ आपका कि बाद में वो चुकाए नहीं और अल्टीमेटली वो डिफॉल्ट हो गया, और उसके बाद ये आपका क्राइसिस आया, आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ कंफर्ट है। Now we have the nostro account. When we talk about nostro account, तो ये इंडियन बैंक के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं इन द फॉरेन कंट्री, जहाँ पर उनको ऑपरेशन है फॉर फैसिलिटेटिंग द इजी क्लियरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ जो बैंक इंडिया में है उसके बाहर में ब्रांचेज नहीं हो सकते, है ना, जाहिर सी बात है। तो nostro account is your Indian banks
का अकाउंट विच इज मेंटेन इन द फॉरेन country where they have operation for facilitating the easy clearing of their transaction. and hoster account की बात करें तो ये जो hoster account है ये foreign बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है भारत में with their corresponding bank is called hoster account, है ना। तो आपका noster account इंडियन बैंक, नोस्ट्रो अकाउंट में क्या हो गया, इंडियन बैंक्स मेंटेनिंग देयर अकाउंट इन द फॉरेन कंट्रीज, तो हो गया नोस्ट्रो। वोस्ट्रो यानी कि फॉरेन बैंक मेंटेनिंग देयर अकाउंट इन इंडिया, तो ये हो गया आपके वोस्ट्रो अकाउंट। स्विफ्ट की बात करें यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ये मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंकों के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, मतलब इश्यू नहीं यूज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो सिक्योर रूप से सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन जो है इनको प्राप्त हो सकता है ना। वो टेक्नोलॉजी जो यूज होता है वो है आपका स्विफ्ट, है ना। तो स्विफ्ट दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मैसेजिंग नेटवर्क है यूज्ड बाय बैंक्स टू सिक्योरली सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन लाइक मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लाइक दैट। एंड शैडो बैंकिंग की बात करें तो शैडो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है जहां पर आपका क्रेडिट एक्टिविटी जो होती है, लोन देने वाली एक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो आउटसाइड रेगुलर बैंकिंग सिस्टम में होती है ना। यानी कि जो आपका रेगुलर बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट वाले रूल्स रेगुलेशन लगते हैं वो शैडो बैंकिंग में कहीं ना कहीं नहीं लग पाते, दैट्स व्हाई है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के ही पार्ट, बट क्रेडिट एक्टिविटी जो ये करती हैं रिमेन्स आउटसाइड द रेगुलर बैंकिंग सिस्टम। एंड ये वो इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट नहीं कलेक्ट करते हैं लेकिन लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। और जो लायबिलिटीज हैं शैडो बैंक्स की वो इंश्योर्ड होते हैं। जो नॉर्मल बैंक है उनकी लायबिलिटीज तो इंश्योर्ड होते हैं ना, लेकिन शैडो बैंक की लायबिलिटीज अनइंश्योर्ड रहती है ना। नाउ वी हैव द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। याद रखना है ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है ये आपका नरेश चंद्र कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई थी। और ये जो नरेश चंद्र कमेटी है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मैटर को डील करने के लिए बनाई गई थी। तो याद रखना आपको सिंपली नरेश चंद्र कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाई गई। और ये आपका फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भारत में, और अच्छे से याद रखना है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जरूर याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स इज व्हाट, ये आप हमें बताओ। बेल आउट का मतलब या बेल इन का मतलब की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेल इन की बात करते हैं। तो ये बेल इन बैंक के खुद के डिपॉजिट होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू रेस्क्यू द बैंक और रिड्यूस इट्स लायबिलिटी, है ना। होता है ना बैंक के खुद के डिपॉजिट कि अगर लेट से कभी क्राइसिस आ गए बैंक में, है ना, तो अल्टीमेटली उस क्राइसिस से रेस्क्यू करने के लिए उनका जो खुद का डिपॉजिट होता है वो आपका हो गया बेलिंग, है ना, टू रिड्यूस इट्स लायबिलिटीज एज वेल। आप भी कंटीजेंसी फंड रखते होगे कि अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो फिर उस पैसे के माध्यम से कम उस इमरजेंसी से बाहर निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से बैंक भी रखते हैं बेलिंग, दैट इज द डिपॉजिट दैट आर यूज्ड टू रेस्क्यू द बैंक और रिड्यूस इट्स लायबिलिटी। बेल आउट की बात करें तो इसमें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेस्क्यू किया जाता है बाय एक्सटर्नल पार्टी, और ये एक्सटर्नल पार्टीज कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, वो टैक्स पेयर के मनी के माध्यम से हो सकता है कि कैपिटलाइजेशन कर दे। रिकैपिटलाइजेशन का आपने सुना होगा, तो फॉर एग्जांपल रिकैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेल आउट, है ना, सो दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेस्क्यू किया जा सके। तो जब खुद बैंक अपने डिपॉजिट का इस्तेमाल करती है टू रेस्क्यू इटसेल्फ तो वो बेल इन हो गया। जब एक्सटर्नल पार्टीज की मदद से बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेस्क्यू किया जाता है तो ये बेल आउट हो गया। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या हुआ, विलफुल डिफॉल्टर इज एन एंटिटी और ए पर्सन जिन्होंने लोन पे नहीं कर रखा है डिस्पाइट कि उसके पास क्षमता है रिपे करने की, यानी कि मैंने लोन लिया और मेरे को भर के प्रॉफिट हुए, अब मैं लोन पे करना ही नहीं चाहता, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे करना ही नहीं चाहता, डिस्पाइट आई हैव द एबिलिटी। तो ड्यू डेट के बाद अगर मैंने नहीं पे किया तो आई विल बी कॉल्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बिकॉज आई हैव द एबिलिटी कैपेबिलिटी बट आई एम नॉट
पेइंग द प्रिंसिपल द इंटरेस्ट विलफुली। एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ ए बैंक की बात करें तो टाइम लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, है ना, है तो लायबिलिटीज ये, बट एग्जाम्पल आपको याद रखना, टाइम लायबिलिटीज में आपका फिक्स डिपॉजिट आ जाते हैं, क्यूमुलेटिव या फिर रिकरिंग डिपॉजिट आ जाते हैं, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाते हैं। और याद रखना है टाइम लायबिलिटीज, ये आपने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना होगा ना, तो इसमें क्या होता है कि लंबे टर्म के लिए पैसे फिक्स्ड कर दिए जाते हैं, है ना, और जब तक वो मैच्योरिटी ना हो बैंक जो है वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता है कि उनको पे करे बिफोर द मैच्योरिटी, क्योंकि इन्होंने फिक्स कर रखा है। दैट्स व्हाई बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे द कस्टमर बिफोर मैच्योरिटी, बट पे कर सकते हैं, पेनल्टी ले लिया जाएगा, इंटरेस्ट ले लिया जाएगा, है ना। तो ये बात है। जबकि डिमांड लायबिलिटीज में क्या होता है कि जब डिमांड करी जाएगी कस्टमर के द्वारा बैंक को पे करना पड़ेगा, ये हो गया आपका डिमांड लायबिलिटीज, है ना। तो डिमांड लायबिलिटीज का एग्जांपल देख लो, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, है ना, ओवरड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब हो गए, एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो गए, तो ये सब याद रख सकते हो। डिमांड लायबिलिटीज ऑफ ए बैंक, इसमें आपका करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट। याद रखना अनक्लेम्ड डिपॉजिट भी आपका डिमांड लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कभी भी मुंह उठाकर वो कस्टमर आ सकता है, क्लेम कर सकता है। तो ओवरड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट भी वही बात हो गई, डिमांड लायबिलिटी। अनक्लेम्ड डिपॉजिट भी आपका डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक हो गया। नाउ वी हैव द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, ये आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, हर एक बैंक के पास होती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई का ई कुबेर है, हर दूसरे बैंक का अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। इसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर की फीड करी जाती है वो सेंट्रलाइज्ड वे में मैनेज होते रहती है। फॉर एग्जांपल ये आप बैंक ब्रांच जाते हो और अल्टीमेटली आप कोई भी रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हो, फॉर्म फिलअप करते हैं, लाइट्स KYC फॉर्म फिलअप करते हो, तो अल्टीमेटली वो सब ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। कैसे अपडेट हो जाता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, है ना। जैसे इंटरनेट बैंकिंग सब हो गई, ये सब आपके एग्जांपल हो जाते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन इज द प्रोसेस व्हिच इज कंप्लीटेड इन ए सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट अंडर विच जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कस्टमर्स अकाउंट, चाहे वो फाइनेंशियल डीलिंग है, प्रोफेशन हो, इनकम हो, फैमिली मेंबर्स हो, वो सब सेंट्रल सर्वर में स्टोर किए जाते हैं और वो सभी बैंकों के द्वारा एक्सेसिबल भी होते हैं, है ना, ये याद रखना। बट स्टोर किए जाते हैं सेंट्रल सर्वर में, है ना, एंड अवेलेबल टू ऑल द नेटवर्क टू ब्रांचेस इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रांच सर्वर। तो ब्रांच सर्वर में नहीं, क्योंकि ब्रांच सर्वर में स्टोर किए जाएंगे तो फिर वो जो हेडक्वार्टर रहेगा वो एक्सेस कैसे करेगा। दैट्स व्हाई ये आपका सेंट्रल सर्वर में स्टोर किए जाते हैं, सो दैट एक्सेसिबिलिटी तो सब की हो, लेकिन देयर शुड बी ए मेन ब्रांच जहां आपका ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। नाउ वी हैव द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपने क्वालिटेटिव मेथड के बारे में सुना होगा। मैंने बैंकिंग सेक्टर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी फॉर क्रेडिट कंट्रोल या फिर लिक्विडिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ाया था। तो ये जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, ये क्वालिटेटिव मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का। सेंट्रल बैंक इस टूल को इस्तेमाल करती है। इसमें क्या होता है कि जो क्रेडिट लिए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, है ना, उसको रेगुलेट किया जाता है। नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि आरबीआई कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए लेट से कि क्रेडिट लिया जाएगा, तो उस क्रेडिट को कितना लोन टू वैल्यू रेशियो हो, है ना, तो उस माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। एंड इट एम्स एट इनकरेजिंग गुड क्रेडिट, दैट इज द डेवलपमेंट क्रेडिट, while at the same time discouraging bad credit। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेट से कि कोई सेक्टर जो ऑलरेडी प्रोस्पेरस है, अब वहां पर अगर क्रेडिट जाएगी तो वो इफेक्टफुल नहीं होगी, बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ऐसे में जो रिक्वायर्ड, कहने का मतलब ये होता है ना, इफेक्टिव यूज ऑफ क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यही अगर कोई नीडी सेक्टर को दे दिया जाता तो बढ़िया से यूटिलाइज हो जाता, है ना। इसी
को कहते हैं जब आरबीआई इसी वे में रेगुलेट करता है जिसमें जो नेसेसिटी वाले सेक्टर्स होते हैं उनको क्रेडिट दिया जाए और जिनको दरकार नहीं उनको देने की जरूरत नहीं है, सो दैट बैड क्रेडिट को डिस्करेज किया जाए, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आपको याद रखना है, इट इज ए क्वालिटेटिव मेथड जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है टू डिस्करेज बैड क्रेडिट एंड एट द सेम टाइम टू इनकरेज गुड क्रेडिट, दैट इज द डेवलपमेंटल क्रेडिट। एंड उषा थ्रोट कमेटी आपको याद रखनी है, उषा थ्रोट कमेटी बेसिकली गठित करी गई थी टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटेड टू ऑफशोर रुपी मार्केट एंड साथ ही साथ पॉलिसी मेजर्स रिकमेंड करने के लिए, सो दैट स्टेबिलिटी एक्सटर्नल वैल्यू जो डोमेस्टिक करेंसी की होती है उसमें लाने के लिए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको, टू एग्जामिन द इश्यू रिलेटेड टू ऑफशोर रुपी मार्केट। ऑफशोर यानी कि क्या, जो आपका एक्सटर्नल मार्केट है जहां पर आपका करेंसी का सेल एंड परचेज होता है ना। आपको ही पता है कि जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें आपका जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसके स्टेबिलिटी में परिवर्तन आ सकते हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी में परिवर्तन आने का मतलब या कारण बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी होता है ना। अगर डिमांड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी, अगर डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कम है तो डेप्रिशिएट करेगी, है ना। तो इसके स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए पॉलिसी मेजर्स रिकमेंड किए जाए, ये आपका उषा थ्रोट कमेटी गठित करी गई थी। बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के हिस्ट्री की, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है 1991 में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन वो तो चलो इकोनॉमी को ओपन करने के लिए लाया गया था। साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन, ये टर्म आप सुन रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है कि पहले बैंक जो हुआ करते थे वो नेशनलाइज हुआ करते थे, यानी कि सब कुछ सरकारी, जिसके कारण इफिशियंसी कांस्टेंट हो गई, अकाउंटेबिलिटी कांस्टेंट हो गई, कंपटीशन नहीं, है ना। बैंकों में वो इफिशियंसी नहीं, और बैंकों में एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि एक होता है ना कि जा रहे हो और पता चला अकाउंट खोलवाने और अकाउंट नहीं खोल रहा है, इस प्रकार का एटीट्यूड बैंक में देखने को मिलता था। तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ग्रोथ को रोक रहे थे। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में सुधार तभी हो सकेगी जब बड़े लेवल पर रिफॉर्म लाए जाए। तो उसी दौरान आपका बैंकों में रिफॉर्म लाए गए और भी सेक्टर में रिफॉर्म लाए गए, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म जो सेक्टर में हुआ वो है आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। और यहाँ पर आप देख लो, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, नरसिम्हम कमेटी 1991 एंड 1998 दो कमेटी सेटअप करी गई थी। नरसिम्हा जी उनके चेयरमैन थे। तो नरसिम्हम कमेटी 1 दैट इज योर 1991 एंड नरसिम्हम कमेटी 2 दैट इज योर 1998। और इन्होंने सजेस्ट किया था मर्जर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बैंक कर दिया जाए बोथ इन द पब्लिक सेक्टर, है ना। इसने क्या सजेस्ट किया था कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक है उसको मर्ज किया जाए। एंड वर्मा कमेटी ने पॉइंट आउट किया था। तो ये देख सकते हो, जब भी बात करें मर्जर की, तो मर्जर मतलब कंसोलिडेशन होता है ना, कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक थे 50 रहने से बढ़िया है तो मर्ज कर एक कर दो, सो दैट बिगर कैपिटल एसेसिबिलिटी हो, और जो भी एनपीए जो वो शेयर्ड हो जाए, अल्टीमेटली रिकवरी अच्छे से हो। ये सब कुछ कारण थे कंसोलिडेशन के। आज भी बैंक का कंसोलिडेशन मर्जिंग किया जाता है, आप भी देख रहे हो, है ना। और दूसरा है आपका बर्मा कमेटी। बर्मा कमेटी ने पॉइंट आउट किया था कि जो कंसोलिडेशन किए जाएंगे यानी कि मर्जिंग करी जाएंगे बैंकों की, इससे क्या होगा, जो भी आपके स्ट्रेंथ है, लेट्स से कि बैंक ए और बैंक बी मर्ज हो रहे हैं, तो बैंक ए के जो स्ट्रेंथ है और बैंक बी के जो स्ट्रेंथ है दोनों मिल जाएंगे, और ओवरऑल रिडक्शन देखने को मिलेगा इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में पता चला कि 50 बैंक है तो 50 के अपने अपने बैंक ब्रांच खोलने हैं, 50 के अपने इंटरनेट कनेक्शन के कॉस्ट लग रहे हैं, है ना। तो इन सब से कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाती थी। दैट्स व्हाई ये सजेस्ट किया गया था कि मर्जर कर दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए, सो दैट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड मर्ज्ड बैंक्स वो एनालाइज करी गई थी और इंटरप्रेट करी गई बेस्ड ऑन कैमल पैरामीटर। कैमल पैरामीटर्स यानी कि और कैपिटल एडिक्वेसी के आधार पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाने लगा, बैंकों का एसेट क्वालिटी क्या है वो देखा जाने लगा, मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो बैंक के हेल्थ को जज करते हैं। अर्निंग क्वालिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है ना।
एडवांटेज की बात करें अगर कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कंसोलिडेशन के एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ द बैंक, बैंक की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। स्ट्रेंथ जब मिल जाएंगे तो बैंक की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से होगी क्योंकि आप 50 बैंक नहीं होंगे, 50 के बजाय एक बैंक होंगे, तो मॉनिटरिंग अच्छे से करी जा सकेगी। बेटर कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द कंसोलिडेटेड बैंक, कैपिटल एडिक्वेसी कहाँ से आएगा, जब दोनों के कैपिटल मर्ज हो जाएंगे और अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ जाएंगे। एंड मर्जर हेल्थ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन ऑपरेशन, इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है उसमें कमी आएगी। हेल्थ इंप्रूव द प्रोफेशनलिज्म एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ बैंक, तो प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, तो इससे ओवरऑल फायदा होगा। डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स से कि बैंक ए था बैंक बी था, दोनों को मर्ज कर दिया गया। भाई साहब बैंक ए का एनपीए ज्यादा था तो क्या हो गया, उसका लोड तो बी को झेलना पड़ा ना। तो बैड लोन्स ऑफ द एसोसिएट बैंक कैन ड्रैग डाउन द गुड बैंक्स परफॉर्मेंस, है ना, ये बात होता है। और लार्जर बैंक आर मोर वल्नरेबल टू इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी पता होगा आपको। और कहीं ना कहीं लोगों को मैनेज करना, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले ग्राहक थे उनको फिर से अब समझाना होगा कि भाई साहब ये सब मर्ज हो गए हैं तो आपके अकाउंट अब यहाँ शिफ्ट हो गए वहाँ शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं मैनेज द पीपल एंड डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, उनको मैनेज करने में डिफिकल्टी आ सकती है। एंड कहीं ना कहीं मर्जिंग मीन्स कंसोलिडेशन, तो कहीं ना कहीं ये आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ है, ये भी बात है। एंड Many बैंक ब्रांचेज हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर मर्जर्स, ये भी देखने को मिला है। तो बहुत सारे बैंक ब्रांचेज क्लोज हो गए, ये देखने को मिला है। अब भाई साहब इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इफेक्ट होगी, क्योंकि ब्रांच खुलने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ लोन्स, क्रेडिट, फॉर्मलाइजेशन, तो ये सब सुविधाएं हो सकती है ध्वस्त हो जाए। दैट्स व्हाई नाउ वी हैव द मिशन इंद्रधनुष, तो ये सब आपको याद रखने हैं। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो ये 7 pronged प्लान है सो दैट रिजॉल्व किए जा सके उन इश्यूज को जो पब्लिक सेक्टर बैंक फेस करते हैं और उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जा सके। कैसे इम्प्रूव करी जा सकेंगी परफॉर्मेंस, ये याद रखना है, आपको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करी जाएंगी, बाय ABCDEFG, तो ABCD में हम देखेंगे। और ये याद रखना है पीजे नायक कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए गठित करी गई थी, इन्होंने रिकमेंड किया था मैनी ऑफ द मेजर्स को। अब ये ABCDEFG में क्या है, ए की बात करें तो देख लो, ए स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट, और बेसिकली इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू चेक द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, इसमें क्या होंगे, प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को पब्लिक बैंक में लाया जाएगा। साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पोस्ट है और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोस्ट है दोनों को अलग किया जाएगा। तो ये अभी आपका ऑपरेट हो रहा है ना, सेपरेशन ऑफ CEO पोस्ट फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू वन अथॉरिटी वो कम होगी और अल्टीमेटली पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ टैलेंट आपका प्राइवेट सेक्टर वाला पब्लिक सेक्टर में आएगा, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एंड वी हैव द B, दैट इज फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बेसिकली बैंक बोर्ड ब्यूरो एक डेडिकेटेड बॉडी होगी, है ना, और ये बैंक बोर्ड ब्यूरो रिप्लेस करेगा अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। और ये कहीं ना कहीं जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो सेपरेट करता है फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये मिडिलमैन के रूप में काम करता है। ये नाम रिकमेंड करेगा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का कि किसे अपॉइंट किया जाए, MD, CEO, है ना, ये सब हायर पोजीशंस के लिए नाम रिकमेंड करते हैं, है ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो। एंड वी हैव द C फॉर कैपिटलाइजेशन। अब NPA इतना ज़्यादा है तो अल्टीमेटली NPA ज़्यादा है तो भाई साहब NPA सुधारे या फिर बासेल 3 नॉर्म्स फुलफिल करे, है ना। तो टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द बासेल 3 नॉर्म्स, कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटलाइजेशन का प्रपोज रखा था बाय इंड्यूसिंग 70,000 करोड़, ये प्लान करी गई थी। और डिस्ट्रेसिंग यानी कि PSB स्ट्रेंथनिंग रिस्क कंट्रोल मेजर एंड NPA डिस्क्लोजर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दी जाएंगी पब्लिक सेक्टर बैंक को इन हायरिंग मैन पावर, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम करने का प्रयास किया जाएगा। एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, बैंक का असेसमेंट किया जाएगा वाया मेजरिंग द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये याद रखना है ना,
तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी में नाम से पता चल रहा है अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या होगा, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं बैंक के हेल्थ को जो मेजर करता है ना, उसका एसेस किया जाएगा। एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म में क्या होगा, आपका ज्ञान संगम जो कि कनक्लेव है पब्लिक सेक्टर बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और बैंक बोर्ड ब्यूरो भी होंगे फॉर ट्रांसपेरेंट एंड मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट इन द पीएसबी। एंड नाउ वी मूव टू द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये याद रखना है आपको, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने रूल नोटिफाई किए गए थे इनके द्वारा, जिसके तहत जुरिडिक्शन क्या होगा, पावर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ड्यूटीज क्या होगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, वो डिसाइड किया गया था। याद ये रखना है, ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके तहत नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को क्रिएट किया गया है। और बेसिकली सेक्शन 132 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू सेट अप सच एन अथॉरिटी, ये याद रखना है ना। तो आपका ये जरूर याद रखना है, सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू सेट अप सच एन अथॉरिटी। और ये याद रखना है, अर्लियर जो यूनियन कैबिनेट है ऑन मार्च 1, 2018 इन्होंने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के क्रिएशन के लिए अप्रूवल दे दिया था एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जो आपका ऑडिटिंग प्रोफेशन के लिए होगा इन एन अटेम्प्ट कि टाइटन किए जा सके रेगुलेटरी ओवरसाइट को ओवर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जो भी लूप होल्स हैं। क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर बैंक एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं या फिर बैंक डिफॉल्ट हो जाते हैं तो कारण क्या है, कारण कहीं ना कहीं यही है ना कि जो आपका ऑडिटिंग होनी चाहिए वो सही से ऑडिटिंग नहीं हो रही है। दैट्स वाई ये आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी लाने का ऑब्जेक्टिव लाया गया था, एंड एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन इन एन अटेम्प्ट टू टाइटन द रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जो लूप होल्स रहेंगे उसको फिक्स किए जाएंगे। एंड ये जो आपके नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखरेख करेगा, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी करेगा ऑडिटर्स का। कौन से ऑडिटर्स का, लिस्टेड एंटिटीज, अनलिस्टेड एंटिटीज का भी, बट अनलिस्टेड एंटिटीज में वो एंटिटीज आ जाएंगी हैविंग द पेड कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ या फिर एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ या फिर दोज हैविंग एग्रीगेट लोन्स या डिवेंचर्स और डिपॉजिट of loss not less than 500 crore as of March 31 of the preceding financial year। और जबकि ICAI रिटेन द जुरिडिक्शन ऑफ स्मॉल लिस्टेड कंपनी, तो छोटे जो लिस्टेड कंपनी जो होते हैं उसका कौन आपका करता है, ICAI करता है। तो याद रखना है आपको, NFRA will oversee the quality of service, undertake investigation of the auditors of the listed entities, unlisted entities with certain terms and condition, and ये जरूर याद रखिए। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट से पहले सरफाइसी एक्ट था और सरफाइसी एक्ट अभी भी है। और इसके तहत बेसिकली क्या होता है कि जो बोरोवर है, जो कंपनीज हैं, एंटिटीज है जिन्होंने पैसे ले लिए और अल्टीमेटली इंसॉल्वेंट बन गए, तो उनसे पैसे रिकवर करवाने का काम भी आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट करेगा, है ना। तो जो चक्रव्यूह चैलेंज है, चक्रव्यूह चैलेंज की बात आपका इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में बोला गया था, है ना। उसको टेकल करने के लिए चक्रव्यूह चैलेंज क्या होता है कि लेट्स से कोई कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, अल्टीमेटली उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है, वो बंद करना चाहता है, तो बंद करने में इतनी ज़्यादा परेशानी आती है दैट में वो फंसा ही रह जाता है। इसी को कहते हैं चक्रव्यूह चैलेंज। और अल्टीमेटली एक साथ डेल साथ फंसा रह जाने के बाद क्या होता है कि उनका टाइम वेस्टेड हो जाता है और अल्टीमेटली फिर वो न घर का न घाट का नजर आता है ना। तो गवर्नमेंट को भी एक प्रकार से नुकसान होती है, क्योंकि इससे और कुछ नहीं बल्कि इकोनॉमिक लॉस ही हो रहा है कि नहीं। दैट्स वाई ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या एक्ट लेकर आया गया था टू टेकल द चक्रव्यूह चैलेंज, दैट इज योर द एग्जिट प्रोग्राम इन इंडिया। और बेसिकली
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को रीऑर्गेनाइज करे बढ़िया से ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल्स, इसलिए भी लाया गया। और ये जरूर याद रखना है कि अगर आईबीसी के मैकेनिज्म से आपका मैटर रेज करवाना है तो मिनिमम डिफॉल्ट जो होने चाहिए वो 1 करोड़ रुपीज होने चाहिए, याद रखना है आपको, है ना। तो मिनिमम डिफॉल्ट ऑफ ₹1 करोड़ नीडेड टू ट्रिगर आईबीसी। और मार्च दिस ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसे रेज किया था 1 करोड़ फ्रॉम RS 1 लाख, बिकॉज कोरोना क्राइसिस आ गई थी, दैट्स व्हाई ये इश्यू ना आ जाए कि बहुत सारे लोग डिफॉल्ट हो जाए और अल्टीमेटली सारे का प्रोसीडिंग आईबीसी के अंतर्गत होने लगे। तो ऐसे इश्यू को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ये आपका चेंजेस लाए गए थे, जिसमें जो थ्रेशोल्ड है डिफॉल्ट का वो मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए टू रेज द इश्यू अंडर द आईबीसी। एंड टाइम बाउंड प्रोसेस है, याद रखना टाइम बाउंड प्रोसेस, यानी कि 180 डेज में रिजोल्यूशन हो जाने चाहिए। कुछ केसेस में 270 डेज मैक्सिमम लग सकते हैं। और डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक नहीं यानी कि अगर रिजोल्यूशन लेट्स से कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है ना, तो एसेट्स अल्टीमेटली बेचने पड़ेंगे ही पड़ेंगे टू पे द स्टेक होल्डर, है ना। अगर कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे तो नाउ द एसेट विल हैव टू बी सोल्ड टू पे द डेब्टर एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर विलफुल डिफॉल्टर। जाहिर सी बात है विलफुल डिफॉल्टर के लिए क्यों एप्लीकेबल होगा। And now we move to the IBC proposes a new institutional setup, जिसमें 4 क्रिटिकल पिलर्स पर यह सेटअप आधारित होगा। एक तो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि आपका एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा, जो डिस्प्यूट को एजुकेट करेगा। साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस को मेंटेन करता है। एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज को कम करेगा। एंड वी हैव द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटर ही है ना, याद रखना है। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि खुद में एक रेगुलेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। व्हेन वी टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये हुआ वैसी कंडीशन जब लायबिलिटीज है जो इंडिविजुअल के पास है। अब लायबिलिटीज यानी कि जो लोन है अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल के लिए लायबिलिटीज है, क्यों? क्योंकि उसको भविष्य में चुकानी है ना। तो इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर द लायबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन उनके एसेट से एक्सीड कर जाती हैं और अल्टीमेटली होता क्या है इसके कारण कि जो एंटिटी है या फिर इंडिविजुअल है वो उतने इनफ कैश जनरेट नहीं कर पाते हैं कि वो अपने प्रीवियस डेब्ट को जो उन्होंने लिया था उसको पे कर सके, है ना। क्योंकि एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, है ना, तो पेमेंट के लिए ड्यू हो गया, लेकिन जब पेमेंट करने की बात आई तो बोला कि वैसा मैं तो डिफॉल्ट हो गया। दैट्स व्हाई ये आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट भी लाया गया था, है ना। और व्हाट इज बैंक्रप्सी? तो बैंक्रप्सी की बात करें, इंसॉल्वेंसी की तो बात कर ली, बैंक्रप्सी की बात करते हैं। तो जब कोई इंडिविजुअल अपने लायबिलिटीज को पे करने में असक्षम है और अल्टीमेटली वो फाइल करता है कि भाई साहब मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो व्हेन द पर्सन फाइल्स फॉर बैंकरप्सी, तब हम कहेंगे कि वो बैंकरप्ट हो गया है। ये जरूर याद रखना है। एंड हियर इज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे ऑफ हिज डेब्ट टू द क्रेडिटर्स, है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट से मदद मांगी जाती है कि भाई साहब आप ही मदद कर दो, अब तो हमारे पास कोई समाधान नहीं है ना, टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स टू हिज क्रेडिटर। बैंकरप्सी के 2 प्रकार हो जाएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन बैंकरप्सी। और यूजुअली जो व्यक्ति होते हैं वो रीस्ट्रक्चर करवाते हैं रीपेमेंट प्लान को, सो दैट आसानी से पे कर सके उनके पेंडिंग लोन्स को इजीली अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी। एंड अंडर द लिक्विडेशन बैंकरप्सी जो डेबिटर है वो सारे के सारे एसेट जो है उसको बेच सकते हैं टू पे their debts for the creditors. Let's move to the sequence of steps जो IBC के अंतर्गत फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बोरोवर है और बोरोवर डिफॉल्ट हो गया, तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डिफॉल्ट एक क्रेडिटर या फिर बोरोवर वो अप्रोच करेगा NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है या फिर डेब्ट ट्रिब्यूनल होते हैं, वहां पर ये बोरोवर या फिर क्रेडिटर दोनों में से कोई अप्रोच कर सकता है कि भाई साहब
इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दो, और अल्टीमेटली जो NCLT या फिर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होंगे वो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट को विद इन 14 डेज। और अल्टीमेटली लेट से अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो बात ही खत्म हो गई, फिर दूसरे प्रोसीडिंग्स के अनुसार होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया गया केस को तो लेंडर्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट करेंगे, है ना। देयर विल बी अ प्रोफेशनल कॉल्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो रन करेंगे। बेसिकली IRP यहाँ आपका इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना, और ये क्या करेगा, है ना। तो ये जो आपका लेंडर है ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करेगा, उसके बाद आपका इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा जो बोरोवर के कंपनी को रन करेगा ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ पर बोरोवर डिफॉल्ट हो गया तो अल्टीमेटली जो भी कंपनी होंगी उनकी उसको ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको रन करवाएगा, और अल्टीमेटली विद इन 180 डेज जो आपका COC है यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर उनको डिसाइड करना है कि कैसे डेब्ट को रिकवर कराए जाए, है ना। ये प्लान तैयार करवाया जाएगा, और फिर जो लेंडर्स हैं उनको एडिशनल 90 डेज का टाइम मिलेगा टू अराइव एट ए फाइनल रेजोल्यूशन प्लान। कि भाई साहब फाइनल रेजोल्यूशन प्लान है क्या, ये आप हमें बताइए। और अगर उस फाइनल रेजोल्यूशन प्लान पर एग्रीमेंट करते हैं लेंडर्स, और ये एग्रीमेंट बेसिकली वोटिंग के आधार पर होगी, तो ये आगे चलेंगे और डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग जो भी करना होगा उस प्लान के अनुसार वो करेंगे। अदरवाइज आफ्टर 180 डेज कंपनीज बोरोवर या फिर एसेट जो है उसको लिक्विडिफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि लिक्विडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द PSL सर्टिफिकेट यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो बेसिकली ये जो रघुराम राजन कमेटी है 2009 में गठित करी गई थी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इन्होंने रिकमेंड करा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट हो। बेसिकली इसके तहत आप एग्जांपल ले लो कि लेट से बैंक A है और बैंक B है, बैंक A बैंक B दोनों को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो 40% कोटा है वो फुलफिल करना है। अब भाई साहब बैंक A ने तो फुलफिल कर लिया, अब बैंक A ने न सिर्फ फुलफिल किया बल्कि कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लोन उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को दे दिया, लेट्स से कि 10% एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये जो 10% एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है ये इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और अल्टीमेटली इस सर्टिफिकेट को बैंक B के पास सेल कर सकते हैं, इनफैक्ट बेच सकते हैं। और बैंक B बेसिकली इन्होंने अपने PSL सेक्टर कोटा को अगर फुलफिल नहीं कर पाया तो ये बैंक A के PSL सर्टिफिकेट को खरीद लेगा, जाहिर सी बात है कुछ पेमेंट देने पड़ेंगे इन्हें, और इससे क्या होगा कि बैंक B भी अपने PSL के जो कोटा है वो फुलफिल कर सकेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आर एस मैकेनिज्म जिसके तहत बैंकों को ये चांस मिलता है, मौका मिलता है टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट एंड सब टारगेट बाय परचेजिंग ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल, है ना। कि अगर शॉर्टफॉल हुआ उन्होंने नहीं ये कंप्लीट कर पाया तो जिन्होंने कंप्लीट किया, है ना, जिन्होंने एक्स्ट्रा PSL में पैसे लगाए तो अल्टीमेटली उनसे खरीदा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे इंसेंटिवाइजेशन मिलता है सरप्लस बैंक को, बिकॉज इट अलाउज देम टू सेल देयर एक्सेस अचीवमेंट ओवर द टारगेट, thereby enhancing the lending to the categories under the priority sector. And priority sector lending काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की हमने बात करी थी, कभी ना कभी तो जरूर करी थी। इसके तहत क्या होता है कि जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हर एक बैंक को, हर एक एलिजिबल बैंक को मैंडेट करता है कि जो आपके लैंडिंग फंड है उसका एक सर्टेन पोर्शन या सेक्शन
स्पेसिफिक सेक्टर को आपको देने होंगे। स्पेसिफिक सेक्टर वो आपका आरबीआई ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो एंड एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाती है ना। आइडिया बिहाइंड दिस इज टू इंश्योर कि जो एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पहुंच सके टू द सम ऑफ द वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये देख लो, जो आपके एमएसएमई जो अब इनको क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो ये तो भाई साहब बंद हो जाएंगे ना, अपने ऑपरेशन कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, दैट्स वाई इन सबको लोन देना मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आपको किसी अन्य को लोन देना हो या ना दो, लेकिन इन्हें लोन देना पड़ेगा जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, दैट्स वाई है ना। तो एक क्या बेनिफिट हो गया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी टू द वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अदरवाइज ये बैंक जो है देंगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इनसे आएगी नहीं। अभी क्या एग्रीकल्चर को लोन देंगे 1 लाख 2 लाख कितना लोन मिलेगा, और साथ ही साथ इनको लगता होगा कि जो फार्मर्स है वो डिफॉल्ट कर देंगे, दैट्स वाई ये हिचकिचाते हैं तो गिव लोन। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहीं ना कहीं इसी रेस्ट्रिक्शंस को हटाता है। तो ये जरूर याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में पीएसएल गाइडलाइंस रिवाइज हुए थे और इसमें कौन कौन से कैटेगरी जो है वो इलिजिबल है फॉर फाइनेंस अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, ये याद रखना है आपको। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स अप टू 50 करोड़, याद रखना है स्टार्टअप्स अप टू 50 करोड़, स्टार्टअप्स अप टू 50 करोड़। लोन फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस, ये भी आपके है ना। तो स्टार्टअप फॉर अप टू 50 करोड़, लोन फॉर सेटिंग अप सीएनजी प्लांट, तो ये भी आपके एलिजिबल है फॉर पीएसएल। एंड लोन टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, ये भी अब एलिजिबल हो गए। एंड हायर क्रेडिट लिमिट अप टू 5 करोड़ फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट मार्केट देयर प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ये आप देख लो यहाँ पर जो ओवरऑल बड़ा कैटेगरी है आपको कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें हमने रीजनल रूरल बैंक को एक्सक्लूड किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सक्लूड किया है। हालांकि आरआरबीज को भी ये आपका पीएसएल सेक्टर मेंटेन करना पड़ता है। एज वेल ये फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, तो ये उनके लिए है ना। बट अगर फॉरेन बैंक्स हैविंग द लेस देन 20 ब्रांचेज, उनके लिए दूसरा नियम है। बट 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दोनों, चाहे वो बैंक ब्रांच 20 से कम हो या फिर 20 से ज़्यादा हो, वो देने ही है, एलोकेट करनी है। बट जिनका बैंक ब्रांच 20 से कम है, यानी कि वैसे फॉरेन बैंक जिनका बैंक ब्रांच 20 से कम है, वहाँ पर जो भी 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होगा या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट जो भी हो वो अचीव करने इन फेज मैनर बाय 2020 है ना। यानी कि इन्हें देने, बट इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आप सिर्फ 40% दे दो, किसी को भी दो, कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्रीकल्चर को इतने % देने हैं, एजुकेशन को इतने % देने हैं, ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर नहीं है। लेकिन हाँ देने तो पड़ेगा इवन इफ यू हैव लेस देन 20 बैंक ब्रांचेज, फॉरेन वाले के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ जो आपके डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए तो भाई साहब ये नियम है कि 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक या फिर जो भी है क्रेडिट वो देने पड़ेंगे। किन्हें किन्हें देने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल देख लो एग्रीकल्चर सेक्टर को देने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को देने पड़ेंगे, और आपके माइक्रो एंटरप्राइजेज को देने पड़ेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज को 7.5% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आपका एलोकेट किया गया है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर को 18% की बात करें, और जो आपका जो वीकर सेक्शन के लिए आपका 10% रखा गया है, 10%। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, है ना। ये जो नए वाले हैं वो याद रखनी है, और फिर आपके ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइक्रो एंटरप्राइजेज है ना, एडवांसेस टू द वीकर सेक्शन है, और ऊपर जो हमने बात की अभी ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सब भी अंदर आते हैं। नाउ वी मूव टू द निधि चिट फंड एंड पूंजी स्कीम। तो निधि चिट फंड एंड पूंजी स्कीम की बात करें तो ये जो आपका निधि है इसको इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, और ये कंपनीज हैं विच इज रजिस्टर्ड एज कंपनीज एक्ट 1956
और रेगुलेट किए जाते हैं, याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। तो ये जरूर याद रखना है निधि के बारे में। दे आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और ये क्रिएट किए गए हैं फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, है ना, सो दैट मेंबर्स जो हो वो सेविंग्स प्रमोट करें। और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लैंड करते हैं टू इट्स मेंबर ओनली, ये याद रखना है ना। निधि में जो भी डिपॉजिट्स आएंगे वो फ्रॉम एंड लैंड जो करेंगे ये टू द मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि सारे मेंबर बेनिफिट हों। और ये रेगुलेट करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। नाउ वी हैव द चिट फंड। ये जो आपका चिट फंड है ये आपका टाइप ऑफ सेविंग स्कीम है जहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करते हैं पेमेंट में इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए डेफिनेट पीरियड। याद रखना है, इट इज ए टाइप ऑफ सेविंग स्कीम जहां पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करते हैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ओवर ए डेफिनेट पीरियड, है ना। तो इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट देते हैं। याद रखना है चिट फंड आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये जरूर याद रखना है, चिट फंड आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। और आरबीआई चिट फंड को बिजनेस को रेगुलेट नहीं करती है। सेबी एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स चिट फंड। तो कौन इसे रेगुलेट करता है? ना ही आरबीआई करता है ना ही सेबी करता है। कौन करता है? तो चिट फंड बिजनेस रेगुलेट किए जाते हैं अंडर द सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 एंड रूल्स फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। याद रखना है ना, तो ये जरूर याद रखना, चिट फंड आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, नॉट सेबी। एंड नाउ अगर बात करें पोंजी स्कीम की, तो पोंजी स्कीम में वो स्कीम आ जाते हैं जो बोलता है कि भाई साहब आप इसमें इन्वेस्ट करो आपको हाई रिटर्न देंगे, एक का डबल आपने सुना ही होगा, वही होता है पोंजी स्कीम, है ना, विच प्रोमिसेस हाई रिटर्न्स विद लिटिल और नो रिस्क। और कहीं ना कहीं ये जो पोंजी स्कीम है वो जनरेट करते हैं रिटर्न फॉर द ओल्डर इन्वेस्टर बाय एक्वायरिंग द न्यूअर इन्वेस्टर। होता है ना कि नए नए इन्वेस्टर्स आप जोड़ते जाओ और अल्टीमेटली जो ओल्डर इन्वेस्टर होंगे इनको पैसे मिलते रहेंगे। शारदा स्कैम का नाम आपने सुना होगा, ये सब आपका पोंजी स्कीम है। नाउ वी कम टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन, दैट इज योर एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से होता क्या है, आपका कैश विथड्रॉल बैलेंस चेक विदाउट गोइंग टू द बैंक ब्रांच, है ना। अब तो कैश लेस विथड्रॉल आप सुन रहे होंगे एटीएम से होता है ना, योनो कैश का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो एटीएम है, ये जो भी एटीएम नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है वो आपका एनपीसीआई का एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज योर नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इस पर काम करता है। याद रखना है, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनपीसीआई की टेक्नोलॉजी है, इसी पर काम करता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच ये आपका लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन है पूरे भारत में, जो इंटरऑपरेबल कैश विथड्रॉल, इंटरऑपरेबल कैश विथड्रॉल यानी कि आपका बैंक एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया का और आप एसबीआई के एटीएम में जाके पैसे निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंटरऑपरेबिलिटी, है ना। तो ये होता है आपका, तो ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरऑपरेबल कैश विथड्रॉल, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर एंड इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस, ये सब। टाइप्स ऑफ एटीएम की बात करें तो टाइप्स ऑफ एटीएम की बात करें, याद रखना है, एक तो आपका बैंक एटीएम हो गया, तो बैंक एटीएम वो एटीएम हो गया विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, याद रखना है ना। टाइप ऑफ एटीएम में क्या हो गया, बैंक एटीएम विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज योर ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम्स में थर्ड पार्टी के द्वारा ऑन्ड किए जाएंगे। थर्ड पार्टी कहने का मतलब नॉन बैंकिंग फर्म होगा और जो कंसर्न बैंक है वो सिर्फ कैश हैंडलिंग करते हैं, बैक एंड सर्वर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, याद रखना है ना। तो ब्राउन लेवल एटीएम जो होते हैं ये थर्ड पार्टी के द्वारा ऑन किए जाते हैं विच इज ए नॉन बैंकिंग फर्म एंड कंसर्न बैंक ओनली हैंडल पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज द कैश हैंडलिंग एंड बैंक एंड सर्वर कनेक्टिविटी। एंड कहीं ना कहीं इसमें लोगो होता है बैंक का विच आउटसोर्स देयर सर्विसेज। लेट्स से कि एसबीआई ने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया तो एसबीआई का लोगो हो जाएगा, है ना। तो ब्राउन लेवल एटीएम हो गया। बैंक एटीएम में क्या हो गया, सब कुछ ओन्ड मैनेज एंड इंस्टॉल्ड बाय द बैंक इटसेल्फ। ब्राउन लेवल एटीएम में जो पोजीशन ऑन करी जाएंगी वो आपका नॉन बैंकिंग फॉर्म होगा। व्हाइट लेवल एटीएम में क्या होंगे, तो व्हाइट लेवल एटीएम में ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी विच इज ए नॉन बैंकिंग फर्म एंड इसमें कोई लोगो नहीं होगा। व्हाइट से आप याद रख सकते हो, सब कुछ व्हाइट, नो लोगो, है ना, है ना। एंड इट प्लेस द कैरी लोगो ऑफ द फर्म व्हिच ऑन देम। तो जिस फर्म का ये एटीएम होगा
वो उसका लोगो होगा, बट बैंक का लोगो वाइट लेवल एटीएम में नहीं होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्राउन लेवल एटीएम में लोगो होगा, बैंक एटीएम में तो लोगो होगा ही होगा। नाउ फॉर डिजिटल पेमेंट्स एंड वी हैव द वेरियस कमिटीज और वेरियस इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ वी हैव द रतन वाटल कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड करी है डिजिटल पेमेंट के ऊपर, रतन वाटल कमेटी रिकमेंडेशन फॉर डिजिटल पेमेंट। इन्होंने बोला कि वैसा आधार और मोबाइल नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो फॉर मेकिंग द डिजिटल पेमेंट एज इजी एज कैश, है ना। तो जितना पेमेंट करना कैश में आसान है, उतना ही आसान आपका डिजिटल पेमेंट कर दो, तो अपने यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन, है ना, कैशलेस इकोनॉमी, ये सब प्रमोट होगी। और इंटर ऑपरेबल पेमेंट्स बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंक एज वेल एज विद इन नॉन बैंक, ये भी रिकमेंड करी गई। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेटर लाया जाए विच विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम आरबीआई। तो ये भी याद रख सकते हैं, प्रपोज टू मेक डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम आरबीआई, यानी कि अभी आरबीआई डिजिटल पेमेंट को रेगुलेट करता है। तो इन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन एक सेग्रीगेट बॉडी करे जो इंडिपेंडेंट हो आरबीआई से। नाउ वी मूव टू द इम्पोर्टेंट वन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं एनपीसीआई की, तो ये आपका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, याद रखना। एनपीसीआई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, और ये आरबीआई की इनिशिएटिव प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है, याद रखना है आपको, है ना। तो ये जो एनपीसीआई है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 फॉर क्रिएटिंग रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। याद यही रखना है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, एंड फिलहाल तो ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डाल दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस एनपीसीएल ऑपरेटेड सिस्टम, भीम यूपीआई आपने सुना होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का मतलब ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो भीम है, ये आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर वर्क करता है, जिसके तहत ई पेमेंट फैसिलिटेट होती है, डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है। ये आपका ऐप भी है, और दिस इज ए सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में मल्टीपल अकाउंट आप ऐड कर सकते हो। एंड इट ऑल्सो कैटर्स टू द पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट। हमने लेट से रिक्वेस्ट भेजा, आपने कलेक्ट किया है ना, तो ये हो गया आपका पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट विच कैन बी शेड्यूल्ड एंड पेड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द कन्वीनियंस। जो दूसरा है आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS, ये सब एनपीसीआई के। तो जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, ये लोगों को अलाउ करते हैं कि वो कैरी आउट कर सके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ऑन ए माइक्रो ATM, जस्ट फर्निशिंग देयर आधार नंबर, और उसके बाद आधार नंबर का वेरिफिकेशन होगा जो अकाउंट से लिंक होगा विद देयर फिंगरप्रिंट या इरिस स्कैन जो भी है, और अल्टीमेटली आपको पेमेंट मिल जाएंगे, है ना। आपको पैसे की जरूरत है, पैसे निकालने हैं, तो यू कैन विथड्रॉ वाया आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज योर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये भी आपका एनपीसीआई का ही है, और इसकी मदद से जो आप इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टोल प्लाजा में आप देखते हो फास्टैग के माध्यम से, तो ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन वाली टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और आप बताओ फास्टैग में जो स्कैनिंग होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी के अनुसार होती है? RFID टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना, डिवाइस RFID आपने सुना होगा, है ना। तो उसी पर वर्क करता है आपका फास्टैग, ये भी याद रखना है। और तो NETC के बारे में हो गया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACL। तो ये आपका सर्विस है ऑफर्ड बाय NPCI टू बैंक्स which aims to facilitate इंटरबैंक हाई वॉल्यूम लो वैल्यू डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो रेपिटेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होते हैं, याद रखना है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सर्विस ऑफर्ड बाय द NPCI टू बैंक्स which aims at facilitating interbank high volume low value debit या credit transaction which are repetitive and electronic in nature. And now we have the IMPS. तो IMPS instant 24/7
इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है वाया मोबाइल फोन, आपने यूज भी किया होगा IMPS। ये IMPS भी NPCI का है। और ये याद रखना एक और कौन सा वे होता है, RTGS होता है। RTGS RBI का है। और NEFT भी RBI का है। तो याद रखना RTGS एंड NEFT RBI का है और IMPS आपका इसका है, किसका है भाई साहब, NPCI का है। नाउ वी हैव द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके तहत क्या होता है, जो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स है ये एंटिटीज के रूप में फंक्शन करते हैं, फैसिलिटेटिंग कलेक्शन ऑफ रिपीटेटिव पेमेंट फॉर एवरीडे यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल हो गया, टेलीफोन, डायरेक्ट टू होम पेमेंट हो गया है ना, तो उन सबको ये फैसिलिटेट करता है आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये भी NPCI का है। रुपए की बात करें तो द नेम डेराइव फ्रॉम द वर्ड रुपी प्लस पेमेंट, और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड कार्ड पेमेंट सिस्टम है। और याद रखना है इट सपोर्ट द इशुएंस ऑफ डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड बाय द बैंक्स इन इंडिया। रुपए इंडिजीनियसली डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम सपोर्ट द इशुएंस ऑफ डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड्स बाय बैंक्स इन इंडिया। ये हो गए आपकी टोटल NPCI के जो भी टूल्स या फिर कह सकते हो, या फिर जो एप्स कह सकते हो, या फिर जो टेक्नोलॉजी कह सकते हो, ये सब है। नाउ वी कम टू द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता है, 1000 बार क्वेश्चन पूछता है। आपको अच्छे से याद रखनी है। क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स आपको डिफरेंट सेक्टर्स में भी देखने को मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये UPSC मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये हर जगह उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है ना, क्योंकि एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो वो सारे पेयर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। सारे पेयर्स में रिफ्लेक्ट होने का मतलब देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी, तो बेईमानखोरी की जगह ही नहीं बचती है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होता है जो क्रिप्टोग्राफी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन इस पर ऑपरेट करता है। बिटकॉइंस एग्जांपल है, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, फेसबुक का लिब्रा, ये सब आपके एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी फिलहाल तो लीगल टेंडर नहीं है भारत में, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दिनेश शर्मा कमेटी ने टोटल बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी बोला था, तो ये याद रख सकते कमेटी के नाम फॉर द मेन सेंसर राइटिंग। फॉर एग्जांपल दिनेश शर्मा कमेटी, इन्होंने टोटल बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी की बात करी थी, है ना। दिनेश शर्मा कमेटी रिकमेंडेड टोटल बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। So friends, we have discussed the chapter number 9, and in the next lecture series we will discuss chapter number 10, that is your taxation। ये भी काफी important होगा, और ये not only for prelims बल्कि मेंस के लिए भी काम आएगा, है ना। So be prepared, be revise जो भी हमने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद try to give एग्जाम्स, टेस्ट सीरीज जरूर देना, है ना। स्कोर खराब आ रहे, सही आ रहे, नो नीड टू फियर, बिकॉज फियर ऑलवेज डिमोटिवेट्स यू, और आपके जो पोटेंशियल है उसको कमजोर करता है। सो टेस्ट से डरना नहीं है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जिस चीज से आप डरते हो वो चीज और ज्यादा डराती है। डरना नहीं है, यू हैव टू फाइट फ्रॉम योर फियर। याद रखना, आपको अपने फियर से ही लड़ना पड़ेगा, तभी आपकी पोटेंशियल निकल कर आएगी। आपको पता चल पाएगा कि अच्छा मेरे में ये भी गुण थे, है ना। वैसे भी आपको याद रखना है, फियर या फिर ये सब जो चीजें होती है, निगेटिव चीजें होती है, ये सब मन के विचार होते हैं। मन के विचार से कभी लड़ना नहीं है आपको। ये जरूर समझना कि मन के विचार सिर्फ मन के विचार है, वो आएंगी जाएंगी, आने तो जाने दो, उसमें आपको घुसना नहीं है। ये आपको हैप्पीनेस का टूल होता है ना। So friends, we have discussed this, and next lecture series we will talk about taxation. Thank you friend, thank you very much.